स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि और बट्टा। लाभ प्रॉफिट, हानि लॉस और बट्टा डिस्काउंट। आपकी इस चैप्टर से जो भी आज तक प्रॉब्लम थी, इसमें जो भी कंफ्यूजन था, सब इस क्लास में दूर हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं लाभ हानि बट्टा, और इसमें क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य का जिक्र होगा। इनके बारे में जान लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और इसे मैं, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसे मैं जगह हर जगह सीपी करके यूज करूंगा, शॉर्ट में सीपी बोलूंगा। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस है ये, तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या यूज करूंगा, एसपी यूज करूंगा, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही लाभ, लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, तो मैं इसकी जगह पी यूज कर सकता हूँ या करूंगा ना। और हानि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉस, तो लॉस की जगह मैं एल यूज करूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्रय किया गया जिस मूल्य पे, मतलब जिस मूल्य पे मैं हमने खरीदा है, तो उस मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस सीपी, उसे मैं यूज करूंगा। फिर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, देखो बेचा हुआ मूल्य है ना, जिस पे हमने किसी वस्तु को सेल किया, तो उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, है ना, तो इसे एसपी। लाभ क्या है, जब जो हमने देखो लाभ कैसे होगा, जब मैंने कोई चीज अगर 100 रुपए की खरीदी और 120 में बेच दी, तो मुझे, मतलब मैंने कम में खरीदी थी और ज्यादा में बेच दी, तभी तो मुझे लाभ होगा, तो वो लाभ है। और हानि कब होगी, जब मैंने 100 रुपए की खरीदी हो और 100 से कम की मैं बेचूंगा, तो मुझे हानि होगी। तो अब इनके दो तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले देखो लाभ का फॉर्मूला देखता हूँ। अगर मुझे लाभ निकालना हो, तो लाभ निकलेगा कैसे, अभी हमने देखा लाभ कब निकलेगा, जब मैंने कम पे खरीदा हो, ज्यादा पे बेचा हो। तो ज्यादा बेचा हो मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए ना, सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो लाभ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, विक्रय मूल्य, मैं देखो एसपी लिखता हूँ ना इसे, ये ध्यान रखना, विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिखूंगा। तो लाभ कैसे निकलेगा, एसपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य सीपी घटा दूं, तो ये लाभ निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे लाभ निकालता हूँ मैं। फिर है हानि। हानि कैसे निकलेगी, क्योंकि हानि में मैंने ज्यादा में खरीदा था और कम में मैं बेचूंगा, तो मुझे हानि होगी। तो इसे निकालने के लिए कैसे, क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदा हुआ ज्यादा है ना, क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, इसलिए जब मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाऊंगा, तो मेरी हानि होगी। अब ये तो हो गए लाभ और हानि कितनी कितनी हुई मेरी। अब मुझे अगर ये लाभ और हानि परसेंटेज में बताना हो, तो परसेंट कैसे निकालूंगा। तो देखो, अगर आपने परसेंट की क्लास नहीं पढ़ी अभी परसेंटेज की, तो उसे पढ़ लो। अगर ये क्लास पढ़ोगे और परसेंटेज आपका क्लियर नहीं है, तो इस क्लास में समझ में सब आएगा, पर क्वेश्चन कोई होगा नहीं आपसे। तो इसके पहले परसेंटेज पढ़ना मैंडेटरी है। ठीक है, वैकल्पिक नहीं है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, पहले परसेंटेज पढ़ना ही होगा, तभी ये क्लियर होगा। तीन ही क्लास में बताया हुआ है, वो छोटी छोटी क्लास है, देख लो जल्दी से। देखो प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट जो है, देखो ये लाभ और हानि की बात करें, तो ये दोनों हमारी क्रय मूल्य पर चलती है। तो अब मैं परसेंटेज निकालता था, परसेंट की क्लास में हमने पढ़ा था, ये तो हमारा लाभ हो गया ना, ऐसे तो निकला मेरा लाभ, ये है लाभ। तो लाभ परसेंटेज निकालना होगा, तो जिसका परसेंट निकालते हैं हम, लाभ का परसेंट निकालना है, तो लाभ बटे में जिससे निकालते हैं। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य सीपी से। और लाभ निकालने के लिए कहीं से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हो गया, लाभ बटे सीपी, है ना, लाभ बटे सीपी गुणा 100। ऐसे ही अगर हानि निकालनी हो, तो जिसका भी परसेंट निकालते हैं हम वो ऊपर लिखते हैं ना। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर चलते हैं, तो बटे में हमेशा सीपी क्रय मूल्य आएगा, है ना, क्रय मूल्य सीपी एक ही चीज है। और गुणा परसेंटेज निकालनी है तो 100। तो ये हमारे लाभ और हानि निकलेंगे ऐसे हर जगह। और लाभ भी कैसे निकलता है, ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर, और हानि निकलती है, ये हमने देखा था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर। फिर आता है देखो, अब हमसे पूछेगा ये जो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। क्रय मूल्य हमसे निकालने के लिए बोलता है, और हमें विक्रय मूल्य दिया होता है उस क्वेश्चन में। तो इसे निकालने के लिए देखो, क्रय मूल्य निकालना है, इजिकल टू क्रय मूल्य इजिकल टू होता है, विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य गुणा, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य गुणा 100, ये नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं, बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये पीएल मैंने पहले बताया था कि प्रॉफिट को पी लिखूंगा,
लॉस को एल लिखूंगा। तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करता हूँ मैं, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस, और ये परसेंटेज में होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में होगा, तो ऐसे निकलेगा मेरा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य के लिए मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य दिया गिवन होगा हमें, क्रय मूल्य गुणा, अब इस बार जो है ये 100 नीचे होता है, इसमें इसमें 100 नीचे होता है, और ये 100 प्लस माइनस जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज था ये ऊपर होता है, बटे में 100। अब इन दोनों फॉर्मूले को याद ऐसे रख सकते हैं, देखो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गिवन होगा, तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर में हो गया, और ये जो क्रय में नीचे को निकला हुआ है रै, तो हम जो प्लस माइनस करेंगे ये नीचे करेंगे, और गुणा ऊपर 100। ऐसे ही विक्रय मूल्य में देखो बी ऊपर मात्रा है छोटी ई की, तो जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं विक्रय मूल्य निकालते हुए, ये हम ऊपर कर रहे हैं, ये क्या हुआ, हाँ, ये विक्रय मूल्य निकालते हुए हम क्रय मूल्य की गुणा तो करेंगे, गुणा जब क्वेश्चन करेंगे और याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रहेगा, देखो क्रय मूल्य में नीचे को मात्रा है तो ये नीचे प्लस माइनस करूंगा, और विक्रय मूल्य निकालते हुए बै पे ऊपर मात्रा है तो ऊपर प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ, बटे में 100। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। अगर पहली बात तो ये याद होनी चाहिए ना। चलो, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80, मैं हर जगह यही लिख के चलूंगा, ऊपर व्यय 20 रुपए, मतलब खरीदा उसने 80 रुपए में और 20 रुपए और व्यय कर दिया उसने, तो जो ऊपरी व्यय होता है ये भी क्रय मूल्य में जुड़ता है, ये याद रखना है ना। तो प्लस उसका खरीदा हुआ मूल्य इतना रुपए हो गया, क्योंकि ये भी तो खर्च हो गया ना उसका, क्रय मूल्य क्या है, खर्च रुपए, कितने खर्च किया उसने, 80 रुपए की कोई चीज खरीदी और 20 रुपए उसे लाने उन्हें वगैरह में लग गया, उसका ऊपरी भी है ना, तो क्रय मूल्य क्या हो गया उसका सीपी, टोटल 100 रुपए हो गया। वस्तु का विक्रय मूल्य में एसपी लिखूंगा, तो एसपी कितना दिया हुआ है, 120 रुपए दिया हुआ है, एसपी इज इक्वल टू 120 रुपीज। तो प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ बताना है तो पहले तो मुझे लाभ पता होना चाहिए, प्रतिशत तो मैं बाद में निकालूंगा, प्रतिशत तो मैं निकाल ही दूंगा क्योंकि मैंने परसेंटेज पढ़ा हुआ ये है। तो लाभ निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था, देखिए लाभ कैसे कब निकाले थे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर, है ना। 100 रुपए की उसने खरीदी कोई चीज और 100 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया, 120 का हो गया, है ना। सॉरी, लाभ हो गया 20 रुपए का, तो लाभ कितना हो गया, 20 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालना था, क्या देखा था हमने फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य तो गुणा 100, ये था ना लाभ परसेंट का, तो लाभ हुआ 20 बटे क्रय मूल्य कितना था, 100 था ना ये क्रय मूल्य सीपी, और गुणा 100, 100 से तो 100 कट गया, कितना बचा, 20 बचा, हमारा आ गया 20%। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया तो लगा लो 10% तो लाभानी हो गया, आ गया। एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, है ना, और इसकी मरम्मत में 200 रुपये खर्च हुए। देखो जो ऊपरी खर्च होता है वो भी क्रय मूल्य में ही होता है, तो सीपी क्या हो गया उसका, 1200 रुपये और प्लस 200 हो तो टोटल कितना हो गया, 1400 रुपये। उस व्यक्ति ने इस मशीन को 1680 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य उसका एसपी हो गया 1680 रुपये। बताना क्या है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो सेम ही करूंगा मैं, 1680 में से 1400 घटाऊंगा तो कितने बचे, 280, 280 का लाभ हो गया उसे, लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ 280 बटे क्रय मूल्य क्या है 1400 और गुणा 100, है ना, 20 से 20 कटे, 14 दूनी 28, कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर एक ठीक हो गया। अगर स्लो क्लास लग रही हो तो तेज कर लेना वीडियो को, और तेज लगेगी स्लो कर सकते हो या वापस करके देख लेना वीडियो जहाँ पे समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी ने 120 रुपए प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदी, उसने उनमें से 40 भेड़ को तो 150 रुपये प्रति भेड़ से बेच दिया, और इनमें से 10 मर गई, 10 उसकी मर गई, तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाता है। देखिए इजी ही क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करते हैं। 120 रुपये की भेड़ की दर से उसने 60 भेड़ भेड़ खरीदी, एक भेड़ का मूल्य कितना है, 120 रुपये है, खरीदी कितनी है 60, एक का 120 है, तो 60 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा 120 गुणा 60, तो 12 छंग 72, और 2 जीरो का 2 जीरो, है ना, तो 7200 रुपये में खरीदी उसने। अब क्या कह रहा है, 40 भेड़ को 150 रुपये से बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना, एक भेड़ का मूल्य है 150 रुपये, और कितनी भेड़, 40 भेड़, तो कितने हो गए, 15 चौका 60, 15 चौका 60, और 2 जीरो पे 2 जीरो, इतने रुपए में तो बेच दी उसने 40 भेड़।
और 10 उसकी मर गई। 120 थी, 40 का उसने प्राइस बता दिया, हमें पता चल गया है, और 10 मर गई। तो 50 का तो ये हो गया हिसाब। बची कितनी अब? 120 में से 50 गए, तो 50 और 70 120 होता है ना, तो 70 बची। अब वो क्या कह रहा है, शेष बची हुई, शेष है उसके पास 70 है ना अब। तो 70 भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 800 रुपए का लाभ कमाए? देखो, 6000 की उसने बेच दी, 7200 रुपये की खरीदी थी, लाभ उसे होना चाहिए 800 रुपए का। तो लाभ कैसे निकलता है? चलो पहले तो ये देख लेते हैं। 7200 रुपये खरीदी थी, 6000 रुपये तो उसने कमा बेच भी दी, तो कितने रुपए और बचे हुए उसके? 1200 रुपये बचे हुए ना। 7200 में से 6000 गया, तो ये बचा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये बचे हुए हैं, और भेड़ कितनी बची हुई है? 70। और कितने रुपए का लाभ कमाना है? 800 रुपये का लाभ और कमाना है। तो एक 1200 रुपये और बेचनी है उसे, और 800 रुपये की और बेचनी है। तो उसे टोटल बची हुई भेड़ कितने रुपए की बेचनी होगी? 1200 और 800, 2000। 2000 की बेचनी होगी। तो 2000 की भेड़ उसे टोटल बेचनी है, और 70 भेड़ है, तो एक को कितना बेचेगा? 70 से भाग कर दूंगा, जीरो से जीरो कट गया, और ये क्या बचा? देखिए कुछ गलत हो गया हमसे। ये जो मैंने लिखा है 120, 120 भेड़ थोड़ी थी उसके पास 60 भेड़ थी ये। तो ये गलत हो गया। एक बार क्या था, टोटल उसके पास थी 60 भेड़ उसने खरीदी थी, 40 को उसने बेच दिया, ठीक, तो कितनी बची? 20। और 20 में से 10 मर गई, तो कितनी बची? 10। तो ये 10 निकालनी है हमें। तो अब मैं ये 2000 जो रुपये में बेचनी है उसे, कितनी बेचनी है? 10 को बेचना है। तो 10 को बेचना होगा, तो जीरो से जीरो, तो एक कितने की बेचनी होगी? 200 रुपये की बेचनी होगी। तो यह ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक बार इसे फिर से समझा देता हूँ। देखो, 120 भेड़ खरीदी, 60 रुपए की एक भेड़, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 60 गुणा 120, 7200 रुपये की भेड़ खरीदी उसने। क्या कह रहा है? 40 भेड़ को 150 रुपये में बेच दिया, एक एक मतलब एक 150 में, तो कितने की बेच दी उसने टोटल? 15, 150 गुणा 40, तो ये हो गया 15 चौका 60, 6000। 6000 की तो उसने 40 बेच दी, 7200 की 60 खरीदी थी, 10 उसकी मर गई, तो कितनी बची? 10 बच गई। 10 बच गई, और 10 बची हुई को बताना है कितने रुपए में बेचे कि 800 रुपये का टोटल लाभ भी हो जाए। तो देखो, 7200 की खरीदी थी, 6000 की तो उसने 40 बेच दी, तो 1200 रुपये का तो अभी उसका खरीदा हुआ मूल्य ही है, और 800 रुपये का उसे लाभ भी कमाना है। तो कितने रुपए की बेचनी होगी उसे? टोटल 2000 रुपये की बेचनी होगी, और 10 भेड़ बेचनी है, तो एक कितने की हो जाएगी? एक हो जाएगी 200 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसे मैं क्लियर करता हूँ जब तक क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 20 टूट जाती हैं। देखो ये सेम ही है, इस बार वस्तुओं की बात चल रही है। 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदी, उनमें से 20 टूट गई। तो देखो खरीदी कितनी थी? 144 गुणा 90 की खरीदी थी, और 144 में से 20 टूट गई, तो कितनी सही बची? 144 में से 20 घटा दूंगा, तो 122 सही बची। वह शेष बची हुई वस्तुएं, शेष कितनी बची? 122 को 1.2 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में? 1.2 रुपये में, 1.20 की दर से बेचता है, उसका प्रति लाभ बताना है, लाभ कितने रुपए का हुआ। तो देखो इसकी गुणा करूंगा मैं, ये 90 पैसे था, ये रुपए था, तो इसे भी मैं रुपए में बदलने के लिए क्या करूंगा, इसको भी रुपए में बदल लूंगा, तो 100 से भाग करूंगा, या 0.90 लिख दूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा, तो टोटल हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा ना। टोटल क्रय मूल्य, चलो गुणा करता हूँ। 9 चौक 36 का 6, अस्सी लगे 3, 9 चौक 36, 37 8 39, अस्सी लगे फिर से 3, 9 का 9, 10 11 12, 1296 आ गया, और एक जीरो था, 2 अंक के पहले जीरो दशमलव, इज इक्वल टू, इसकी गुणा करते हैं हम विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य है 122 गुणा 12, तो 12 दूनी 24 का 4, यहाँ लिखता हूँ, देखो ये भी 129.60 आया, और यहाँ कितना आएगा? 12 दूनी 24 का 4, अस्सी लगे 2, 12 दूनी 24, 25 26 का 6, अस्सी लगे 2 फिर से, 12 का 12 तो 2 14, जीरो का जीरो, 2 दशमलव था 2 अंक के पहले, इतना। तो 129.60 रुपये में उसने खरीदी थी टोटल, और उसने 122 को कितने रुपए में बेच दिया? 146.40 रुपये में। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? देखो ये ज्यादा है ना, तो इसमें से इसे घटाना होगा, तो 129 में से इसे घटा दूंगा, और फिर लाभ जो आएगा उसके बटे में क्रय मूल्य ये लिख के और गुणा 100 से कर दूंगा।
देखो इन दोनों का अंतर करता हूँ, 146 में से 129.60 घटाऊंगा तो ये बचेगा हमारा, यहाँ से बचा 8 जीरो और यहाँ से बचा 6, क्योंकि 6 बचा और यहाँ से बचा 16.80 बचा। अब क्या करना है, 144 वस्तुएं 90 पैसे से खरीदी थी, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया 129.6 रुपये। 20 टूट गई थी तो 122 बची, और 1.2 रुपये में बेच दिया, तो टोटल उसने रुपये कितने रुपये में बेच दिया, 146.40 में। लाभ कितने हो गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, ये हो गया लाभ। लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य था कितना उसका, 129.60 और गुणा 100। अब इसे मुझे सोल्व करना है, तो 16 से ये शायद पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो है सभी दशमलव में है। चलो इसे काटते हैं हम। चलो इसकी कैलकुलेशन करने पे ये आएगा 14.8%। ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो गई, ऐसा क्वेश्चन इतना आएगा नहीं, आएगा तो बस कैलकुलेशन करनी थी। ये डेली प्रैक्टिस, इसीलिए मैं कैलकुलेशन की बोल रहा हूँ, डेली सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है। जब हमें सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो और गुना बताया गया हो तो कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना बस। एक पेंसिल का क्रय मूल्य का लिखता हूँ मैं सीपी, विक्रय मूल्य का 4 गुना है, मतलब ये जो सीपी जो है क्रय मूल्य क्या है, कितना है, विक्रय मूल्य एसपी का मतलब गुना 4 का मतलब 4 गुना, और ये सीपी है इतना, सीपी है कितना, विक्रय मूल्य का 4 गुना। तो ये मैंने जो ये लिखा दिया था इसे मैंने ऐसे लिख दिया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब गुना 4 गुना है, इस क्रय मूल्य के बराबर है ना। तो विक्रेता को कितने परसेंट लाभ हुआ। अब इसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक साइड ले जाऊंगा, ये विक्रय मूल्य इधर लेके जाऊंगा तो विक्रय मूल्य भाग में आ जाएगा, और इधर बचा 4, और 4 के बटे में देखो हर किसी के बटे में 1 तो होता ही है, तो ये हो गया क्रय मूल्य तो हो गया 4 के बराबर, क्रय मूल्य हो गया 4 के बराबर और विक्रय मूल्य हो गया 1 के बराबर, विक्रय मूल्य हो गया 1 के बराबर। बताना क्या था, लाभ परसेंट बताना है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य 4 रुपये में उसने खरीदी और विक्रय मूल्य बेच दी उसने 1 रुपये में, तो क्या होगा, अरे 4 रुपये में खरीदी थी उसने, 1 रुपये में बेच दी, तो क्या होगी, हानि होगी। और कितने रुपए की हानि होगी, 4 रुपये की खरीदी, 1 रुपये की बेच दी, तो हानि हुई उसे 3 रुपये की। और परसेंटेज निकालने के लिए बटे में क्या लिखता हूँ, क्रय मूल्य कितना था 4, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो 4 से काटूंगा तो 25 बार 100 कटता है, 25 क्या 75, 75% क्या हो गई, हानि हो गई। हानि हुई ना, क्योंकि ज्यादा में खरीदी थी कम में बेच दी, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। नेक्स्ट है, यदि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा और 2/3 का मतलब 2/3, ये विक्रय मूल्य इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, सीपी बटे एसपी इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो अनुपात आ गया इसे सेम मान सकता हूँ मैं, तो क्रय मूल्य इसे रुपए मान लो चाहे, तो क्रय मूल्य 2 रुपये था और विक्रय मूल्य 3 रुपये था, 2 रुपये में खरीदा 3 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा, लाभ होगा। और कितने रुपए का लाभ होगा, 1 का होगा। और परसेंटेज निकालना होगा तो बटे में मैं क्रय मूल्य लिखता हूँ, अभी हमने देखा था, तो बटे में 2 और गुणा 100 से करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, 2 से 100 को भाग दूंगा, 50 बार जाएगी, 50% हमारा लाभ आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। कमेंट बॉक्स में 7 करके बताना क्या आएगा इसका आंसर। एक कॉपी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस बार विक्रय मूल्य पर शुरू में लिखेंगे और क्रय मूल्य का 3/4 है। इसका कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो कुछ ऐसा ही, बस इस बार परसेंटेज दिया हुआ है। क्रय मूल्य को बताया है तो क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 80% का मतलब 80, और परसेंट को हटाता हूँ तो बटे में 100 लिखता हूँ। तो ये भी वही क्वेश्चन हो गया ना, बस बटे में 100 लिखना होगा। बस मैं अब क्या करूँगा, ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो सेम ही बन गया है, तो इसे सीपी को इधर लेके जाऊंगा, एसपी को सॉरी, सीपी बटे एसपी इज इक्वल टू क्या है, 4/5। तो ये क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया 4, मतलब 4 रुपये में उसने खरीदा था, बेच दिया 5 रुपये में, तो क्या होगा, लाभ होगा उसे। लाभ कितने रुपए का होगा, 4 रुपये में खरीद के 5 रुपये में बेच दिया, तो 1 का लाभ हो गया। और बटे में हमेशा लाभ निकालते हुए सीपी निकलता लिखता हूँ मैं, और गुणा 100, 4 से भाग दूंगा तो 25 बार गया, तो 25% क्या आ गया, उसका लाभ आ गया। बताना कितना था, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने परसेंट, अरे क्वेश्चन ही कुछ और पूछा था, पूरा पढ़ा नहीं हमने। बताना था तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है,
चलो अगर ये क्वेश्चन होता तो ऐसे करते, अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य परसेंट बताना है तो विक्रय मूल्य ऊपर लिखूंगा, विक्रय मूल्य कितना है 5, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो जब हम परसेंटेज का पढ़ा था हमने, तो जिसका बताना, जिसे बताना होता है विक्रय मूल्य को बताना है, तो विक्रय मूल्य ऊपर, किसका बताना है क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य को नीचे लिखूंगा, और परसेंट बताना तो गुणा 100 से कर दूंगा, तो 4 से भाग दूंगा 100 को, तो कितनी बार करता है 25 बार, और 25 गुणा 5, 25 पंजे 125, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेम टू सेम है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य का 90% है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने परसेंट है ये बताना है। देखो क्रय मूल्य इधर ले जाएंगे, एस पी बटे सी पी इज इक्वल टू 9, 0 से 0 करिए, 9/10 बताना क्या है क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य है 10, और किसका बताना है विक्रय मूल्य का, तो इसे करके बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, या मैं कराऊँ, मैं चलो बता ही देता हूँ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य ऊपर लिखूंगा, किसका है विक्रय मूल्य का बताना है, तो विक्रय मूल्य है 9, जिसका बताना होता है वो नीचे, और जिसे बताना है हमें, हमें बताना क्या है, हमें बताना है क्रय मूल्य, तो मैंने क्रय मूल्य ऊपर लिखा है ना, और जिसका बताना होता है वो नीचे, और गुणा 100, तो ये हो गया, भाग तो जाएगी नहीं, 1000/9 आ गया, 9 से भाग करूंगा तो कौन सा आएगा, 9 ये आएगा शायद, है ना, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अगर देखिए वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही हो, अच्छी लग रही हो, तो एक थम्स अप दे देना, और आपके दोस्त के साथ, अगर आप कोई तैयारी कर रहा हो आपके जानने वाला, उसके साथ शेयर कर देना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, तो विक्रेता का हानि परसेंट बताना है, ये क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिख के बताना 10 का आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ये दिए हुए हैं हमारे, सेम टू सेम है ना, ये है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 11वां कराता हूँ। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है। चलो, क्रय मूल्य मतलब सीपी, का मतलब गुणा, 2/3 का मतलब 2/3, किसके बराबर है, बराबर है किसके, विक्रय मूल्य एसपी, के का मतलब गुणा, और 3/4 मतलब 3/4। अब ऐसे में अभी हम क्या कर रहे थे, सीपी और एसपी को एक तरफ लेके जाते हैं, संख्या एक तरफ लेके जाते हैं, ऐसे ही करेंगे। एसपी इधर लेके जाऊंगा, तो एसपी इधर लेके आके सीपी बटे एसपी हो गया, इजिकल टू 3/4 तो है ही ऑलरेडी, 3 ऊपर चला जाएगा ना, जब ऐसे जाता है 3 ऊपर जाता है और 2 नीचे आता है, ऐसे होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर आ गया और 2 आ गया नीचे, तो ये कितना हो गया 9/8। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी तो हमारा 9 आ गया क्रय मूल्य, और एसपी हमारा विक्रय मूल्य आ गया 8। बताना क्या है, विक्रय मूल्य का, जिसका बताना होता है उसे नीचे लगता हूँ, का कितने प्रतिशत क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को बताना है, तो क्रय मूल्य लिखूंगा ऊपर, तो यही ऊपर लिखा हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 9, विक्रय मूल्य का बताना है, जिसका बताना होता है उसे नीचे, विक्रय मूल्य 8 आया, और गुणा 100, 100 से गुणा कर दूंगा, तो कितनी बार जाएगा देखो, 4 दूनी 8, और 4 से 100 को काटता हूँ तो 25 आता है। 25 नम्मा कितने होते हैं, 25 नम्मा होता है हमारा 225 होता है ना, तो 225/2, 225/2, 225 का आधा कितना हो जाएगा 112.5, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80%, क्रय मूल्य का 80% विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, सिर्फ अनुपात बताना है इसमें, तो काट देता हूँ मैं, देखो ऐसे ही काट देता हूँ, 100 से 200 कट गया, नीचे वाले कट जाते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाले कट जाता है, 2 या 6, 2 चौक 8, तो एस पी सी पी के बटे में लेके जाऊंगा, एस पी इजिकल टू, इधर बचा 3, और ये ऊपर बचा 4, 4 इधर आके नीचे आ जाएगा, तो 3:4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ये तो बताना था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात यही तो अनुपात होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 80%, देखो 80% को क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ 80%, 80/100 लिखूंगा, 20 × 80, 20 × 5 4/5 लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ 4/5, ये बराबर है ना, तो इनका अनुपात बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अनुपात ऊपर वाले में बताया था हमने। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बचेगा, देखो 4 यहाँ पे हो जाएगी, 4 से गुणा 3 की नीचे हो जाएगी, तो 4 चौक 16, और 5 या 15, 16:15, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगर इजी
तेज लग रही हो स्पीड तो स्लो कर लेना, या वापस करके वीडियो देख लेना। और स्पीड स्लो लग रही हो तो तेज कर लो भाई, उसमें तो ईजी है। एक व्यक्ति ₹P प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। ठीक है, ₹1 एक दर्जन में ₹P दिए उसने, है ना। इनमें से प्रत्येक को P/8 की दर से बेच दिया। विक्रेता का प्रतिशत लाभ बताइए। क्या ₹P की दर्जन से उसने वस्तु खरीदी और प्रत्येक को P/8 की दर से, अच्छा अच्छा, ये दर्जन नहीं है, अब ये सिंगल है। देखो, उसने कोई पी की जगह कुछ भी मान सकता हूँ मैं, चलो पी ही देते हैं। दर्जन का मतलब क्या है, 12। 12 वस्तुओं की तौर पे ही खरीदी उसने, ₹P की खरीदी। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक मतलब एक को उसने बेच दिया ₹P/8 में। तो विक्रेता का लाभ बताओ। देखो, एक 12 वस्तुओं को खरीदा था ₹P में, ये क्या है, क्रय मूल्य। तो एक का निकाल लूँ मैं, क्योंकि एक का मुझे विक्रय मूल्य पता है, तो एक का ही क्रय मूल्य निकाल लूंगा। तो 12 ₹P में उसने खरीदी, तो एक कितने रुपए में खरीदी होगी, P/12 में, है ना। ये तो इजी है, ये तो हमने पहले ही देखा था। ₹P/12 में खरीदी और ₹P/8 में बेच दी। लाभ बताओ, तो लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये तो पढ़ा था हमने शुरू शुरू में। और बटे में क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य का था P/12 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। इन दोनों का लैसे कितना आएगा, लैसे आएगा हमारा 12। 12 नहीं आएगा, 24 आएगा। 8 या 24 तो 3P माइनस 12 दूनी 24 तो 2P बटे में P/12 इज इक्वल टू वो गुणा 100। अब ये बचा, देखो 3P में से 2P गए तो 1P बचा, बटे 24 बटे P/12 गुणा 100। देखो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच बीच वाला भी गुणा होती है ना, ऐसे ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 12 गुणा P, 12 सबसे ऊपर और 24 की गुणा में आ गया P गुणा 100। P से P कट गया, 12 गुना 12, 12 दूनी 24, 2 से 100 काटेंगे तो 50% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी ठीक हो गया। अगर ये समझ नहीं आया तो वापस करके देख लो, इजी क्वेश्चन था बहुत, थोड़ा समझाने की वजह से मैंने लंबा किया हुआ है। एक रेडियो का क्रय मूल्य CP 420 रुपये है ना, CP 420 रुपये है। यदि विक्रेता इसे 10% लाभ पर बेचे, लाभ है उसका 10%, करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है लेवल 2 का। एक आदमी एक कार 60,000 में खरीदा और कार के मूल्य का 10% नए टायर खरीदने में खर्च कर दिए। किस मूल्य पर वह कार बेचे जिसे उस पर क्या हो, 15% का उसे लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी शायद हमने पहले लेवल में भी कुछ ऐसे आया था। देखो, कॉस्ट प्राइस जो होता है, जितने में कार खरीदी 60,000 और जितने रुपए में उसे उसे टायर चेंज करने में जो लगे, वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में ही शामिल हो जाएगा ना, वो भी उसमें कॉस्ट प्राइस में ही लगता है। जो भी हमारा क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य और प्लस अतिरिक्त खर्च जो भी है, वो सब कॉस्ट प्राइस में होगा। तो 60,000 की तो कार खरीदी थी उसने, 60 के प्लस और 10% किसका, 60,000 का इसमें लगाया उसने टायर खरीदने में। तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा ना, एक जीरो हटा दूंगा, 6,000 हो जाएगा। या फिर कैसे निकाल सकते हैं हम, 60,000 का 10%, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो ये बचा 6,000। तो कार खरीदी 60,000 में और 6,000 में नए टायर और डलवा दी। तो कितने रुपए में खरीदी, टोटल क्रय मूल्य जो हो गया उसका 66,000 हो गया। क्या कह रहा है, किस मूल्य पर बेचे, SP हमें बताना है कितना होगा, कि उसे क्या हो, उसे प्रॉफिट हो, कितना प्रॉफिट हो उसे, 15% का। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू था हमारा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और बटे में 100 था। अब क्रय मूल्य कितना है 66 के, तो 66,000 गुणा प्रॉफिट हुआ है उसे 15% का, तो क्या लूंगा, प्लस वाला निशान लूंगा। तो 100 प्लस 15 कितना हो गया, 115 और बटे में 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 66 की गुणा 115 में करनी है, 660 की 115 में करनी है, तो 6 से गुणा करता हूँ, 15 छक्का 90, 90 का जीरो हंसी लगे 9, और ये हुआ 6 का ना 6 और 9 15, 150 आया किसकी, 115 की गुणा करने पर 6 से, नहीं ये तो नहीं, 15 छक्का 90 और 6 का ना 6, तो 115 की 6 से गुणा करूंगा, 6 से 90 और एक बार और होगी, तो 690 फिर से, ये आया हमारा 09, ये 5 आया और ये 7, 7590 आ गया और एक जीरो और लगेगा। तो ये कौन सा वाला हो गया हमारा, 75,900। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना वीडियो, अगर स्लो लग रहा होगा तो स्पीड तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ लेकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। अच्छा, तो उस कपड़े के 1 मीटर का क्रय मूल्य बताना है। देखो क्या किया, 10 रुपए 1 मीटर पे उसने लाभ कमाया। 1 मीटर कपड़ा बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। और कितने रुपए में टोटल उसने जो बेचा है, 12,325 रुपए में बेच दिया कपड़ा। और कितना कपड़ा बेचा, 145 मीटर कपड़ा। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताना है। देखो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। 12,325 रुपए जो है उसने टोटल इतने रुपए में कपड़ा बेचा। ये टोटल कपड़े का विक्रय मूल्य हो गया 12,325 रुपए। और कितना कपड़ा बेचा, कपड़ा बेचा उसने 145 मीटर। ये बताया ना उसने, 145 मीटर कपड़ा बेचा। और अगर मैं लाभ निकालूं तो देखो 1 मीटर कपड़े पे उसे 10 रुपए का लाभ हुआ। तो 145 मीटर कपड़े पे कितना लाभ हुआ होगा, 145 मीटर कपड़े पे हुआ होगा 10 से गुणा करने पर, है ना। तो 1450 रुपए का लाभ हुआ। उसे लाभ कितना हुआ, 1450 रुपए का। और मुझे क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखो अगर मैं विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं क्या निकाल दूं, मैं अगर उसका प्रॉफिट निकाल निकाल दूंगा उसमें से, तो क्रय मूल्य बचेगा। तो बस यही करते हैं, मैं 1450 को इसमें से घटा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। अगर मैं प्रॉफिट को विक्रय मूल्य में से निकाल दूंगा तो क्रय मूल्य बचेगा। और क्रय मूल्य किसका बचेगा, टोटल कपड़े का। 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य निकल जाएगा और टोटल का पता होगा मुझे, तो एक का भी निकाल सकते हैं। चलो ये 5 तो 5 गया, ये 12 हो गया। अब 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा अब 2, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा 11, 11 में से क्या 10। तो 10,875 रुपए आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य। इतने रुपए में उसने 145 मीटर कपड़ा खरीदा था। तो बताना है 1 मीटर कितने का खरीदा था, 145 मीटर कपड़ा खरीदा कितने का, 145 मीटर कपड़ा खरीदा उसने 10,875 रुपए का। तो 1 मीटर कपड़ा कितने का खरीदा, ये 145 इसके बटे में आ जाएगा, 145 से भाग दूंगा तो ये जाएगा हमारा ये 75 बार इससे कट हो रहा है, तो एक सीपी कितना आ गया, 75 रुपए आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, वापस करके देख लेना वीडियो, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 12 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या क्या दिया गया था, 15% के लाभ पर बेची। पहले उसने 15% प्रॉफिट पे बेची, फिर क्या कर रहा है, 27 रुपये अगर ज्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता, 20% का फिर प्रॉफिट होता अगर वो 27 रुपये में ज्यादा बेचता। देखो 15% प्रॉफिट में बेचा पहले, फिर 20% प्रॉफिट में बेचा। तो कितने प्रॉफिट का अंतर है, ये दोनों के बीच कितने का अंतर हुआ, 5% प्रॉफिट का। तो 5% प्रॉफिट का अंतर हुआ, और वो प्रॉफिट कितने रुपए के बराबर है, 27 रुपए के बराबर है। तो 5% प्रॉफिट कितने रुपए के बराबर हो गया, 27 रुपए के। ये तो परसेंट में है और ये रुपए में है, तो दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ मैं। बताना क्या है, उसका क्रय मूल्य बताना है। देखो क्रय मूल्य ये हमने पहले भी पढ़ा था, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। जब भी हमें एज्यूम करना होगा तो हम क्रय मूल्य करते हैं, क्रय मूल्य को 100%। और किसी किसी केस में वो बहुत कम होगा ऐसे में, जिसमें हमें विक्रय मूल्य को एज्यूम करना होगा 100% या फिर मार्केट प्राइस को। तो वो किस कंडीशन में करते हैं, आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, वो भी इजीली समझ लेंगे। वरना हमारा जो भी नॉर्मल कंडीशन है वहां पर हम क्रय मूल्य को 100% एज्यूम करते हैं, या क्रय मूल्य 100% होता है। तो यहाँ पर 5% इज इक्वल टू 27 रुपये, हमें बताने की इसकी वैल्यू है 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दूंगा, 5 को यहाँ पर बटे में ले जाऊंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 27/5 निकालनी है 100% की। तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27/5 गुणा 100। 5 से भाग दूंगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 27 दूनी 54, तो 540 हो गया, क्योंकि एक जीरो था। तो 540 रुपये आ गया उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो बैक करके देख लेना वीडियो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि हुई, बिक्री मूल्य क्या होता है हमारा, बेचने वाला मूल्य, तो 19% की हानि। जब 162 रुपए की वृद्धि हुई, जो बेचने वाला मूल्य है, पहले जितने में बेचा था 162 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 19% की हानि अब 17% लाभ में परिवर्तित होगी। पहले जो इसके पहले था तब तो उसे हानि हुई थी, और अब इसे लाभ हो रहा है 17% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य है क्या है, ये बताना है। देखो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, एक ही बार में समझ लेंगे। देखो यहाँ पर दोनों बार क्या दिया गया था, कि पहले भी लाभ हो रहा था, पहली कंडीशन में 15% का लाभ हो रहा था, और दूसरी कंडीशन में भी लाभ हो रखा था। तो ऐसे में क्या किया था हमने, जब इन दोनों परसेंटेज का क्या कर लिया था, अंतर कर लिया था। पर अब जो है, अब 19% की हानि हो रही है और 17% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ पर 19% की, पहले केस में क्या हुआ था, 19% की हानि हुई थी, लॉस हुआ था, और दूसरे केस में 17% का प्रॉफिट हो रखा है।
और इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, रुपए में तो अंतर 162 रुपए का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 162 रुपए के बराबर है। पर परसेंट में कितना अंतर होगा, ये सवाल है। तो देखो, जब भी एक बार तो लॉस दिया गया है, एक बार प्रॉफिट दिया गया है, तो अंतर करने के लिए हमें ये दोनों जोड़ने होंगे, तभी ये अंतर आएगा। देखो कैसे, पहले तो लॉस था, फिर ये 19% का पहले तो लॉस कवर होगा, फिर स्टार्ट होगा हमारा प्रॉफिट होना। तो ये 19% और प्लस 17, जैसे कि अगर हमने स्केल देखा हुआ है, क्या होता है, यहाँ पर होता है 0, फिर ऐसे +1 +2 +3 +4 ऐसे करके होता है, और इधर को -1 -2 -3 -4 माइनस ऐसे करके। तो देखो -19 कहीं यहाँ पर जाकर होगा, -19, और ये लॉस है तो -19, और प्रॉफिट है तो +17, +17 कहीं यहाँ जाकर होगा। तो ये इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, ये काफी सारा अंतर हो जाएगा ना। 19 वाला पहले तो 19 गिने जाएंगे, और फिर ये 17 भी गिने जाएंगे, तो इनके बीच में अंतर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। तो 17 और 19 का योग जोड़ कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर होगा 17 34 35 36, 36% आ गया इन दोनों का अंतर, क्योंकि एक लॉस है एक प्रॉफिट है, इनके बीच 36% का अंतर हुआ। और अंतर रुपए में हमारा 162 रुपए है, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज लगा था, 162 रुपए है। अब ऐसे ही बताना क्या था, बताना इसमें भी क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, 36% की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या करूंगा, 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो 1% की निकालने के लिए 36 बटे में आगा, और 100% की वैल्यू मुझे बतानी है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो क्या करूंगा, 100 ऊपर करता हूँ, 162/36 और गुणा 100। चलो पहले 9 से काट देता हूँ, 9×36, यहाँ से कटेगा 9×9, यहाँ पे 7 बचा, 9×8 = 72, 4 से काटूंगा 25, तो 25 और 18 की गुणा होगी, 25 × 200 का 0, हासिल लगे तो 20, 25 का 25, 25 और 20 हो गए हमारे 45। तो ये हमारा आ गया 450 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ, सिर्फ इन दोनों में इतना ही अंतर है, ये देख लेना। देखो, -19 और +17 था, तो इस स्केल के हिसाब से ये याद रखना, जब भी हमारे अलग अलग निशान वाले होंगे तो ये दोनों जुड़ते हैं। और पहले वाले में क्या था, देखो पहले वाले में था कि पहले 15% का प्रॉफिट था, और फिर दूसरी बार में भी 20% का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट की बात करूंगा, देखो तो कहाँ पर 15%, अगर यहाँ पर होगा +15, तो 20 कहाँ होगा, 20 यहाँ पर होगा, तो इनके बीच में कौन क्या अंतर होगा, 15 के बाद 16 17 18 19 20। तो ये तो हमारा डायरेक्ट ऐसे ही 5 का अंतर आ गया था, पर जब जहां पर -19 और +17 की बात आई थी, तो इन दोनों को जोड़ने पर इनका अंतर आया था, सिर्फ इतना ही था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है, और ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैं इसे क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा जो भी, तो बैक करके देख लेंगे, और अगर स्पीड स्लो लग रही होगी तो तेज करके देख लेंगे। एक वस्तु को 536 में बेचने पर होने वाला लाभ, उस वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। देखो पहले क्या किया, पहले बेचा हो गया उसे 536 रुपए में, और फिर बेचा गया उसे 426 रुपए में। तो पहली कंडीशन में तो उसे प्रॉफिट हुआ, पहली कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर उसे प्रॉफिट मिला, और दूसरी कंडीशन में उसे हानि हुई। अब बताया क्या है कि इस कंडीशन में जो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, और जो दूसरी कंडीशन में 426 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई, ये दोनों बराबर है। तो प्रॉफिट, पहली कंडीशन का प्रॉफिट और दूसरी कंडीशन का लॉस, ये आपस में बराबर बताए गए हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ, देखो प्रॉफिट हमारा लाभ कब होता है, जब मैंने ज्यादा में बेचा हो, कम में खरीदा हो। तो और खरीदा गया मूल्य कब हो, बराबर ही होगा ना, कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचा, इतने में बेचा, पर खरीदा अलग अलग रुपए में उसने बेचा है, पर खरीदा तो एक ही मूल्य में था, तो क्रय मूल्य सेम ही होगा। तो प्रॉफिट कब निकालते हैं, कैसे निकलता है, हमारा एसपी में से जब सीपी घटाते हैं ना। और लॉस कब निकलता है, जब हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमने ज्यादा में खरीदा हो और कम में बेचा हो, तो ये ऐसे हमारा लॉस निकलता है। तो ये दोनों बराबर है, ये प्रॉफिट ही है और ये लॉस ही है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर वो नहीं देखी तो देख लेना। पहला एसपी क्या था, 536 रुपए, माइनस सीपी, सीपी हमें पता नहीं, ये हमें बताना है। चाहे तो मैं सीपी की जगह सीपी ही लिखता हूँ, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर सीपी लिखा गया है, ये भी सीपी हमें बताना ही है। और ये एसपी जो है, ये दूसरी कंडीशन का ये अलग है, ये कितना है, 426 रुपये। अब ऐसे में क्या कर सकते, मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस वाले को दूसरी साइड लेके जाना होता है मुझे, तो इधर ही माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये भी सीपी है, और इधर प्लस सीपी हो जाएगा, तो कितने सीपी हो गए, 2 सीपी हो गए। और ये 426 इधर माइनस का है, तो इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 536 में 426 जोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, ये हो गया 6, और 5 और 4 9। तो 2 CP = हो गया 962। बताना क्या है, क्रय मूल्य बताना है, तो मतलब 2 को इधर लेके जाऊंगा, इधर 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया। 2 × 4 = 8, 2 × 12, और 2 × 2, ये आ गया हमारा 461, 461, या एक बार वो देख लेते हैं, 2 × 8, अच्छा 2 × 8 = 16, यहाँ पे 8 हुआ, और 1 का 1, तो ये हमारा 481 रुपये आ गया क्रय मूल्य। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा।
अगर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे तो देखो ट्रिक भी यहीं से बनती है। अगर हमें ऐसे करना आएगा तभी हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया ये ऐसे होता है क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट ही कैसे ट्रिक बना सकता हूँ। लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में ये दोनों, जो पहला एसपी और दूसरा एसपी था, ये दोनों जुड़े हैं और लास्ट में आके क्योंकि ये दो सीपी हो गए थे, दो से भाग दी गई थी, तो ऐसी कंडीशन में ये अब जब फॉर्मूला बन जाएगा सीपी इजिकल टू क्या हो गया, SP1 प्लस SP2 और बटे में 2, ऐसे क्रम मूल्य निकल जाएगा। यही इसकी ट्रिक बन जाती है। अगर हमें पूरा किस तरीके से समझ के करना आता है तो आगे हम ट्रिक तो बना ही सकते हैं। और ट्रिक कैसे याद रहेंगी, जैसे अगर हम बार बार इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे सामने बार बार आते जाएंगे, तो हमें पता चली गया एक बार, और 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो वो हमारी याद रह जाएगा कि लास्ट में क्या कंडीशन बनती है, दोनों का जोड़ होता है और 2 से भाग होती है। बस यही ट्रिक होती है, हमें आना चाहिए कैसे लॉन्ग तरीके से करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 1330 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1530 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। चलो मैं इसे क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है ना पहले तो प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए गए थे पहली कंडीशन में, तो उसमें तो ये ट्रिक काम आ जाएगी अगर ये ट्रिक हमें याद हो। पर इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रॉफिट और लॉस का कुछ संबंध अलग बताया गया है, 1/3 बताया गया है, तो ऐसे में ये ट्रिक काम नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, चलो हमें लॉन्ग तरीका आना चाहिए और प्रैक्टिस होती रहेगी तो तेज हो जाता है, टाइम कम ही लगेगा आगे अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो। चलो करते हैं। एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा, SP1 दिया गया है 1330 रुपए में बेचा गया, तो होने वाली हानि, तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। फिर 1530 रुपए में बेचने वाले होने वाले लाभ, कितने रुपए में बेचा गया, फिर बेचा गया 1530 रुपए में, और क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। तो हानि जो पहली कंडीशन में हानि हुई और 1530 रुपए में बेचने वाला जो लाभ हुआ, तो हानि बेचने वाले लाभ का 1/3 है। जो हमारी हानि है पहली कंडीशन की, वो प्रॉफिट का 1/3 है। हानि क्या है, प्रॉफिट का 1/3। बस यही आंसर है। मतलब अगर इतना समझ में आ गया हम तो आगे तो कर ही सकते हैं। लॉस कैसे निकालता हूँ, पहली कंडीशन में लॉस हुआ था, लॉस हमें तब होता है जब क्रय मूल्य कम हो। तो क्रय मूल्य में से जब मैं विक्रय मूल्य घटाऊंगा, पहला विक्रय मूल्य 1330 रुपए था, इजिकल टू प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य 1530 रुपए, और उसमें से क्रय मूल्य घटा दूं, और इसका गुणा क्या लिखा है, 1/3। अब 3 की गुणा कहाँ होगी, ये बटे में है तो 3 की गुणा इधर हो जाएगी, 3 की गुणा इधर होगी ऐसे, तो 3CP इज इक्वल टू क्या, सॉरी 3CP माइनस 3 की गुणा इसमें भी होगी 1330 में, 3 गुणा 1330 इज इक्वल टू 1530 और माइनस CP ये माइनस वाले को इधर लेके जाऊंगा, माइनस वाले को इधर लेके जाऊंगा तो ये इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा। तो 3CP ऑलरेडी है, 4CP हो गए हमारे। ये 1530 है। अब ये जितना भी होगा 1330 की मैं 3 से गुणा करूंगा, 13 उनतालीस 90 आ गया ये, और ये माइनस में इधर इधर जाके प्लस में हो जाएगा। 13 39 90 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 9 और 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 10 5 15, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो 4CP इजिकल टू आ गया 5520 रुपए। बताना क्या है, क्रय मूल्य। तो 1 CP का वैल्यू बतानी है, तो 4 इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो CP की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 4 से भाग दे देते हैं, 4 ही का ना 4, बचा 15, 4 तिया 12, यहाँ से बचा 2, 22 हो गया, 4 पंजे 20, और फिर से 2 बचा, 4 पंजे 20, तो CP इजिकल टू आ गया हमारा 1355 रुपए। ऑप्शन इनमें तो है नहीं चारों में, ये है NOT, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पिछले की जैसा ही क्वेश्चन था, और अगर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक ढूंढने लगेंगे तो इसमें तो चेंज हो गया कि बताया गया 1/3 था और भाग दी गई 4 से। या फिर अगर इसकी ट्रिक बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। देखो वैसे तो ट्रिक ना ही याद रखे तो ही ठीक है, पर ट्रिक ये बनी है इसकी, पहले हमने तो दोनों SP को ऐसे जोड़ दिया गया था, पर इस बार क्या गया, SP1 में 3 की गुणा की गई और SP2 को तो ऐसे ही जोड़ दिया गया, और बटे में किसकी गुणा की भाग की गई, 4 से की गई। तो ट्रिक ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग कर दी जाए, और अगर कुछ संबंध बताया गया है तो इसमें क्या बताया गया था, हानि जो है 1/3 है किसकी, लाभ की, तो हम 3 की गुणा किधर करेंगे, हानि वाली कंडीशन में। तो हानि पहली वाली कंडीशन में हुई थी जब 1330 रुपए में बेचा गया था, और तो उसमें 3 की गुणा करेंगे, बाकी SP2 में कुछ नहीं गुणा करेंगे। और क्योंकि 1/3 था, भाग देंगे हम 1 प्लस करके। अगर ये 1/3 बताया गया है तो 3 + 1 किया गया, और अगर 1/4 बताया होता तो 4 + 1 5 से भाग देते। अगर समझ में आया होगा एक ट्रिक तो ये याद रख लेना, वरना इतना ही है, कोई बड़ा नहीं है, ये तो समझाने की वजह से इतना सब मैंने किया है, वरना 2 ही लाइन में कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार, थोड़ा आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता का लाभ बताइए। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है।
क्या बताया गया है, जब भी ये पेंसिलों या मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु के ही विक्रय मूल्य के बराबर बताया जाए, है ना। संबंध किसका, ये पेंसिल की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये वस्तु है, वस्तु के क्रय मूल्य और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य का संबंध बताया गया है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें कभी भी स्किप नहीं करना, एक बार समझ लेंगे, बहुत इजी है। देखो 24 पेंसिल है, उसका क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखता हूँ, किसके बराबर है, 15 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, 15 पेंसिलों के विक्रय मूल्य को एसपी लिखता हूँ, और ये दोनों बराबर है, सिर्फ इतना ही करना है और आंसर आ जाएगा। बस हमारा क्या था, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य, तो 24 सीपी इजिकल टू है किसके, 15 के विक्रय मूल्य के, 15 एसपी के। बस सीपी और एसपी एक साइड और ये संख्याएं एक साइड, तो सीपी एसपी को इधर लेकर आऊंगा तो बटे में आएगा एसपी, और 15 ये संख्या है एक तरफ, तो सीपी इधर 24 इधर लेके चला जाऊंगा, 24 बटे में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये मान सकते हैं इनका हमें अनुपात तो चल गया, अगर क्रय मूल्य 15 रुपए है तो विक्रय मूल्य 24 रुपए है। बताना क्या है, लाभ परसेंट। देखो 15 रुपए में खरीदी और 24 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो गया, 9 रुपए का लाभ हो गया। लाभ परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट। लाभ हुआ 9 रुपए का, और लाभ किस पे काउंट होता है हमेशा, क्रय मूल्य पर। तो बटे में 15 और गुणा 100, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से काटूंगा 20 बार, तो 20 गुणा 3 इजिकल टू हो गया हमारा 60%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है, कभी भी इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे जब भी ये हमारे वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध बताया गया है। हर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। एक ये और आता है नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है, शायद आने वाले क्वेश्चन होगा, उसमें ये बताया जाता है जैसे 24 पेंसिलों का क्रय क्रय मूल्य नहीं बताया, उसमें ये बताया जाता है कि लाभ जो हुआ या हानि हुई वो वस्तुओं के या तो 2 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर बताया जाता है वो, या 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इन ऐसे कुछ करके बताता है। लाभ या हानि को वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में देता है। चलो उसे कैसे करेंगे, आने वाला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार एक प्रकार इस प्रकार चीनी बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ परसेंट बताना है। सेम इक्वेशन है पिछले के जैसा, सिर्फ ये क्या है, इसने यहाँ पर ग्राम में दी गई है चीनी और यहाँ पर किलोग्राम में। तो देखो सेम ही जब हमारी यूनिट दी गई है तभी हम संख्याओं में कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर सेम इकाई नहीं हो, उसकी यूनिट नहीं हो, तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम सेम यूनिट बना सकते हैं इसकी, ये 950 ग्राम है और 1 किलोग्राम को मैं ग्राम बना लूंगा, तो 1000 ये भी ग्राम हो गया, है ना। तो 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का क्या विक्रय मूल्य, एसपी किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के। बस लाभ परसेंट बताना है, तो क्या करूंगा, सीपी एक मतलब ये सीपी एसपी एक साइड लेके जाने होते हैं और ये संख्या एक साइड लेके जानी होती है, तो 1000 बटे 950। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा, या तो यहीं पे कर लें या फिर जीरो से जीरो भी कट कर सकते हैं वैसे, और कट तो ये हमारा ये भी हो जाएगा 5 से, पर चाहे यहीं पे रहने देते हैं। चलो क्या हो गया, विक्रय मूल्य अब हमारा हो गया 100 रुपए और क्रय मूल्य हो गया 95 रुपए। बताना क्या है, लाभ कितना हुआ, लाभ कितने का हुआ, 95 खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, बटे किस पे काउंट होता है हमारा प्रॉफिट, हमेशा क्रय मूल्य पर, 95 और मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काटूंगा तो 19 पंजे 95 होता है, 19 100 बटे 19 आ गया, तो 19 से भाग दूंगा, 19 पंजे 95 है ना, और 5 शेष बच जाएगा, तो 5 से ही 5/19% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेम पिछले के जैसा ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, समझ नहीं आया तो वापस करके देख लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक फल विक्रेता 20 अनार रुपए 25 में खरीद कर 25 अनार रुपए 20 में बेच देता है। 20 अनार खरीदे कितने रुपए में, 25 रुपए में, और 25 अनार को कितने रुपए में बेच दिया, 20 रुपए में बेच दिया। तो फल विक्रेता को कितने परसेंट हानि हुई, ये बताना है। देखो ऐसी कंडीशन में हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर तो इसने 20 अनार का कितने खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, 20 अनार ये बताया गया है, और यहाँ पर 25 अनार कितने रुपए में बेचे ये बताया गया है। तो ऐसे में हम अगर हमें एक अनार का क्रय मूल्य और एक ही अनार का विक्रय मूल्य ये पता हो तो हम काउंट कर सकते हैं। तो हमें हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे में हमें ये पता करना है सिर्फ कि क्या एक अनार का क्रय मूल्य है और एक अनार का विक्रय मूल्य क्या है। ये हो गया, तो क्वेश्चन भी हो गया। चलो करता हूँ, मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए क्वेश्चन करने के लिए। ये पहले क्या बताया गया था, यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा हूँ इसे 34वें क्वेश्चन को। 20 अनार, अनार का मूल्य जो है, अनार को ये लिख देता हूँ चलो, 20 अनार का क्या चीज दिया गया था, खरीद कर, खरीद कर मतलब क्रय मूल्य, तो 20 अनार का सीपी, 20 सीपी कितना था, 25 रुपए, तो एक अनार का सीपी कितना हो जाएगा, 25/20 रुपए। ऐसे तो करते हैं, जब 20 अनार इतने रुपए मिलते हैं तो ये कितने का मिलेगा, 20 से भाग देने पर इतने रुपए का मिलेगा। चाहे तो मैं 5 से भाग दे सकता हूँ, 5×25 5×20, तो 5/4 आ जाएगा। एक सीपी कितना आ गया, एक अनार कितने रुपए में खरीदा, 5/4 रुपए में। और आगे क्या दिया गया था, 25 अनार का एसपी, है ना, 25 अनार 20 रुपए में बेच दिए, तो 25 को बेच दिया गया, एसपी कर दिया गया 20 रुपए में। तो अब मैं एसपी की वैल्यू निकाल लूँ, कितने की, एक की निकालनी होगी, तो 20/25 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4/5 रुपए। बताना क्या है, हानि कितनी हुई, तो एक अनार
कितने रुपए में खरीदा गया था? 5/4 रुपए में खरीदा गया और कितने में बेच दिया गया? 4/5 रुपए में बेच दिया गया। तो हानि हुई। हानि की कैसे निकालता हूँ? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाता हूँ। तो 5/4 में से 4/5 घटा दूंगा। ये घटाने के लिए क्या करना होगा? लैसे लेना होगा। चलो स्पेस बनाता हूँ। यहाँ पर लैसे लूंगा, 5 चौक 20 आ जाएगा ना, 20 लैस है, 5×5 = 25, 4 चौक 16, 25 - 16, 25 में से 16 गए तो ये बचे हमारे 9 बचेंगे। 9/20 इतने रुपए का क्या आ गया? इतने रुपए का आ गया हमारी हानि। ये आ गया हमारा लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ? ये मैंने क्या किया था? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया ना। तो ये आ गई हमारी हानि। हानि परसेंटेज बताना था क्या? हाँ, हानि परसेंटेज बताना है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया था? 5/4 और गुणा कर दूंगा 100 से। ऐसे में क्या होता है देखो, सबसे नीचे वाली गुणा सबसे ऊपर होती है और इन बीच वालों की आपस में गुणा होती है। तो क्या हो जाएगा? 9 × 4/20 की गुणा 5 में होगी और गुणा 100। 20 पंजे ही 100 होते हैं, तो ये तो 100 से कट गया। बचा क्या? 9 और 4 बचा है, दोनों गुणा में है। 9 चौक 36% उसकी हानि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है। एक विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए प्रति जोड़े की दर से बेच देता है। फल विक्रेता का लाभ परसेंट बताना है। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। क्या बताया गया है? दर्जन मतलब 12 नींबू कितने रुपए में खरीदे? 10 रुपए में, ये बताया गया है। और 3 रुपए में कितने बेच दिए? जोड़ी। जोड़ी का मतलब होता है दो। दो बेच दिए कितने रुपए में? 3 रुपए में। लाभ कितने का हुआ ये बताना है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो ये भी करा देता हूँ। नेक्स्ट वाला आपको करना होगा। इसे कैसे करेंगे? 12 नींबू है ना, दर्जन मतलब 12। तो 12 कितने रुपए में खरीदे? क्रय मूल्य 12 का क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपए। यहाँ से एक का क्रय मूल्य निकालूंगा, क्या आ जाएगा? 10/12 रुपए। फिर आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है जोड़ी। जोड़ी मतलब दो का एसपी कितना दिया गया था? 3 रुपए। तो यहाँ से एक का एसपी निकालूंगा तो 3/2 रुपए हो जाएगा। लाभ निकालूंगा पहले, फिर लाभ का परसेंटेज बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताना। 35वां क्वेश्चन है ये। इसका 35वां क्वेश्चन का आंसर लिखे। नेक्स्ट है। एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रहा था कि ऐसा आएगा लाभ वाला। कौन सा था? ये था शायद। नहीं ये नहीं है। एक सेकंड। ये वाला क्वेश्चन था जो सबसे लास्ट में किया था। यहाँ पर 34वां क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर 24 पेंसिल का क्रय मूल्य और 15 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर बताया गया था। तो यहाँ पर मैं बोला था कि लाभ या हानि के बराबर। लाभ या हानि की भी बात करता है। ऐसा क्वेश्चन आ गया आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है। चलो इसे कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। इसे एक बार क्लियर कर दिया मैंने। क्या बताया गया था? 175 सेब बेचने पर। तो 175 बेचने पर मतलब एसपी करने पर क्या हुआ? 50 सेबों के विक्रय मूल्य। 50 सेबों के विक्रय मूल्य भी एसपी लिखूंगा ना। तो ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ बराबर लाभ हुआ। तो ये प्रॉफिट हुआ कितना? 50 सेबों का विक्रय मूल्य के। और बेचे कितने? 175 सेब बेचे। तो हमें क्या बताया गया है? लाभ बताया गया है ना। लाभ 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ मैं? लाभ तब होता है जब एसपी में से सीपी घटा दूं। ये लाभ बचता है हमारा। और क्या बेचा गया? बेचे गए 175 जो भी है, ये सेब है ना। तो लाभ हुआ कितने के बराबर था? लाभ की जगह लाभ लिख देता हूँ। चलो 50 एसपी इतना लाभ हुआ 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। और कितने सेब बेचने पर? 175 सेब को बेचने पर। अब देखो क्योंकि 175 सेब बेचे गए तो ये 175 सेबों का मूल्य काउंट किया गया होगा। तो किस पर किया गया होगा? ये 175 सेबों के खरीदे गए मूल्य पर ही। तो सिर्फ ये याद रखना होगा इस क्वेश्चन में। जब हमें 175 सेब, सॉरी ये एसपी है, एसपी लिखा है तो यहाँ पर सीपी कितना लिखे? ये भी सेम 175 सेबों के सीपी की ही बात हो रही है। क्योंकि जितनी वस्तु खरीदी भाई उतनी ही बेची गई, उसी सेम को तो मूल्य को काउंट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि जितना एसपी है जितनी वस्तुओं का उतने ही वस्तुओं का सीपी भी लिखना होगा। बस आगे तो इजी है, बस इसे कैलकुलेट करना है। ऐसे में क्या करूंगा? देखो एसपी इधर लेके चला जाऊंगा और सीपी को इधर लेकर आऊंगा। ये इधर माइनस का है इसलिए इधर लेकर आ रहा हूँ। माइनस का इधर आ जाएगा 175 प्लस का हो गया ये सीपी इजिकल टू ये 50 एसपी है इधर जाएगा तो माइनस का 50 एसपी हो जाएगा। 175 में 50 गए तो 125 एसपी बचे। चाहे तो यहाँ से कट कर लूँ मैं इसे। 25 पंजे 125 होता है और 25 सत्ते हो जाएगा ये 175। तो ये सीपी इजिकल टू एसपी। अब सीपी, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किया है। सीपी बटे एसपी हो जाएगा। एसपी को इधर लेकर आओ और ये 5/7 हो जाएगा। मतलब सीपी हो गया कितने रुपए में? 5 रुपए में खरीदा और बेच कितने रुपए में दिया? 7 रुपए में बेच दिया। लाभ बताना था कितने रुपए का लाभ हो गया? लाभ हो गया 5 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का लाभ हो गया। लाभ कहीं पर काउंट होता है हमारा? सीपी पर। और गुणा 100। 5 से भाग दूंगा 20 और 20 दूनी 40, 40% का परसेंट का उसे प्रॉफिट हो गया। चलो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बेईमान दुकानदार एक त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके खरीदते समय 10% का धोखा करता है, पुनः अपने ग्राहकों को बेचते समय 20% का धोखा करता है। इस लेन देन में दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ ये बताना है। देखिए दुकानदार बहुत होशियार था, उसने क्या काम किया, जब खरीदा सामान तो तब भी धोखा दिया 10% का, और जब बेचा अपने सामान को तब 20% का धोखा दे दिया बेचते हुए। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ होगा वो बताना है कितने परसेंट उसे लाभ हुआ। देखो अगर उसे डायरेक्ट लाभ देखे तो 10% तो पहले हुआ है ना यहाँ पर जब उसने खरीदा, और 20% बाद में हुआ। अगर डायरेक्ट काउंट होता होगा तो ये 30% आ जाएगा आंसर, पर ये डायरेक्ट काउंट होता नहीं। इसे हम ऐसे जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तब हमने देखा था ना कि अगर 2% दी गई हो और उनका जो प्रोग्रेसिव परसेंटेज जो होती है वो हमारी क्या निकल के आती है, सेम प्रोग्रेसिव परसेंटेज जिस तरीके से निकलती है वही यूज करेंगे। क्या था उसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये था, ए की वैल्यू होगी 10 और बी की वैल्यू होगी 20। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 2 ही का ना 2, ये 2 है, और 10 20 30 ये है, 30 और 2 32। तो 32% उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में भी और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और आगे जब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज उसमें भी, ये हर जगह क्वेश्चन मिलते हैं। ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमें कोई भी एग्जाम होगा एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य मतलब जितने पर उसने खरीदा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसी पर बेच रहा है, कि वो कह रहा है कि मैंने 100 रुपये का खरीद के लेकर आया हूँ मैं और 100 रुपये का बेच रहा हूँ। परंतु क्या करता है, वो गलत बाट का उपयोग करता है। क्या बोल रहा है कि कह तो ये रहा है कि जितने रुपए का मैं लेकर आया हूँ खरीद के उतने का ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर क्या कर रहा है, गलत बाट का यूज कर रहा है। 1 किलो की जगह 950 ग्राम तोल के दे रहा है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है ये बताना है। देखो 1 किलो पर 950 ग्राम, हमने पहले भी अभी पढ़ा था कि अगर इसकी यूनिट यहाँ पर 1 किलोग्राम है और आगे क्या दिया गया है 950 ग्राम, तो यूनिट अलग अलग हो गई, एक जगह किलोग्राम है और एक जगह ग्राम है। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट कब कर सकते हैं, जब हमारी यूनिट सेम हो। 1 kg को क्या लिख दूंगा मैं, 1000 ग्राम, और 950 ग्राम तो है ही। तो ये क्या था, 1000 ग्राम पर उसने अगर कोई सामान बेचा तो 950 ग्राम ही तोल के दिया बस। तो कितने का उसने फायदा कमा लिया, या कितने की उसने त्रुटि की इसमें। उसने 1000 ग्राम कह के 950 ग्राम दे दिया, तो उससे फायदा कितना हो गया, 50 ग्राम का फायदा हो गया, है ना। तो यही बताना है उसे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 50 ग्राम का फायदा हुआ, और किस पर हुआ, 1000 ग्राम पर हुआ या 950 ग्राम पर हुआ, ये उसे होगा 950 ग्राम पर होगा ना। ये सेम क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में भी किया था हमने, ऐसा ही था, वो उसकी लैंग्वेज चेंज थी। देखो हमने पहले भी बहुत बार हमने देख लिया है कि जो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पर काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर काउंट होता है, क्रय मूल्य पर। तो अब 1000 ग्राम सिर्फ वो देने का ही तो वादा कर रहा है, 1000 ग्राम उसने दिया नहीं। तो दिया कितना उसने, 950 ग्राम। तो इसलिए 950 ग्राम पर ही काउंट होगा, 1000 से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो सिर्फ बातों से ही बता रहा है वो। तो इसमें यूज किसका होगा, 950 पे हमारा काउंट होगा उसको प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो से जीरो और 5 19 पंजे 95 होता है, तो 100/19 आ गया। 100/19 का मतलब होता है हमारा 19 पंजे 95, 5 सही 5/19। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का उपयोग करके 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। वह 2 किलो के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है। देखिए सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, पर करने का तरीका काफी अंतर है। अब ऊपर हमारा पहले वाले का सॉल्यूशन है, नीचे इसका देखेंगे, अंतर पता चल जाएगा कैसे होता है। देखो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, इसमें भी, इसमें जिक्र कितने का हो रहा है, 2 किलो का। तो 2 किलो का मतलब कितना, पहले तो इसे ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, 2000 ग्राम हो गया। और इसमें कितने ग्राम उसने तोल के दिया ये हमें बताना है। तो इसे मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, इसे एक्स ग्राम एज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स ग्राम उसने तोल कर दिया ग्राहक को। और कितना बोल के कि 2000 ग्राम तोल के दे रहा हूं मैं, पर उसने दिया कितना, एक्स ग्राम दिया। इस एक्स की वैल्यू बतानी है। पर इस केस में उसे प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 से ही 1/9। इसका मतलब 11 और 100, 100/9 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इजिकल टू होता है जितने की उसने गलती की, है ना, जितने की उसने त्रुटि की। तो उसने कितने की त्रुटि की, 2000 ग्राम बोला और तोल के दिया 1000 ग्राम। देखो पहले 1000 ग्राम तोल के बोल रहा था वो, 1000 ग्राम दे रहा हूँ, 950 ग्राम दिया था उसने। तो कितने की उसने फायदा कमा लेता, इस वाले में से इसे घटा देता, तो ये 50 ग्राम बचा था। तो ऐसे ही कितने का फायदा कमाया उसने, उसने फायदा कमाया होगा 2000 ग्राम माइनस एक्स बटे, ये इतने का फायदा कमाया ना उसने, 2000 ग्राम में से एक्स कम तोल के इतने का फायदा कमाया। और बटे में क्या लिखूंगा,
फायदा किस पे, हमारा ये प्रॉफिट किस पे काउंट हुआ था, देखिए ये जितना उसने तोल कर दिया उस पर काउंट हुआ था। तो इसने तोल कर कितना दिया यहाँ पर, ये जो उसने तोल कर दिया ये इतना दिया था ना x ग्राम, तो बटे में x ग्राम होगा। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई करता हूँ मैं 100 की। चलो बस इसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसे याद रखना, ये सेम ऊपर वाले की तरह ही हमने किया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ या हानि इज इक्वल टू जितने की त्रुटि की और बटे जो उसने, जो त्रुटिपूर्ण उसका बाट का उसने यूज किया है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसे नोट कर लेना। चलो 100 से तो 100 का कैंसिल हो गया। अब देखो x की गुणा यहाँ पर एक बचा तो एक से हो जाएगी और 9 की गुणा इधर हो जाएगी। तो x का ना x इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 18,000 हो गया माइनस 9x। अब x मैं एक साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस के 9x है, इधर लेके जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो 9 और 1 10x इज इक्वल टू हो गया हमारा 18,000। जीरो से गया जीरो, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1800। इसका मतलब क्या है कि उसने 2000 ग्राम बोल के बताया कि 2000 ग्राम मतलब 2 किलो मैं दे रहा हूँ तुम्हें कोई सामान, पर दिया कितना उसने, दिया सिर्फ उसने 1800 ग्राम। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था पर काफी थोड़ा, इसकी लैंग्वेज ही समझनी है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो वापस करके साफ करता हूँ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो किताबों का क्रय मूल्य समान है। ओके, एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। उस व्यक्ति को इस लेन देन में कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई ये बताना है। देखो क्या बताया गया है, दो किताबों का क्रय मूल्य समान बताया गया है कि पहली वस्तु को जितने रुपए में खरीदा उतनी ही दूसरी वस्तु को भी उसी मूल्य पर खरीदा गया था। अब आगे क्या बताया गया, देखो अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि 100 रुपए में पहली वस्तु को खरीदा था और दूसरी को भी 100 रुपए में खरीदा था, ये दोनों के क्रय मूल्य हो गए। अब क्या कह रहा है, पहली को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपए में खरीदा था 20% लाभ पर बेच दिया मतलब 120 रुपए में बेच दिया गया। फिर है दूसरी को 20% की हानि पर बेच दिया गया, तो 20% की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच दिया गया। आगे क्या बोल रहा है कि कितना उसे लाभ हुआ या हानि। देखो दोनों पूरे लेन देन में है ना, दोनों वस्तुओं के, तो देखो 100 रुपए में पहली वस्तु खरीदी थी और 100 ही रुपए में दूसरी वस्तु खरीदी थी, तो टोटल उसका जो खर्च हुआ था खरीदने में वस्तुओं का 200 रुपए का हुआ था। अब जब बेचा उसने तो पहली वस्तु को तो 120 रुपए में और दूसरी को 80 रुपए में बेच दिया, तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए में बेच दिया, 200 रुपए में ही उसने बेच दिया। 200 रुपए में कोई चीज खरीदी और 200 में बेच दी, तो उसे लाभ हुआ हानि हुई, तो उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ये कब कंडीशन थी, जब पहला क्रय मूल्य दूसरे क्रय मूल्य के बराबर बताया गया था, मतलब जब क्रय मूल्य समान थे तब तो ये था। अब इसे मैं छोटा करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 20% का लाभ हुआ था और 20% की हानि हुई थी। अगर क्रय मूल्य दोनों समान है तो ए माइनस बी, या फिर मैं ए प्लस बी ही रखता हूँ। अगर लाभ होगा तो प्लस लिखूंगा और हानि होगी तो माइनस। तो इतने इतने का ए प्लस बी का उसे क्या होगा, टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो इतना होगा ए प्लस बी, सिर्फ इतना है। ए की वैल्यू क्या है, 20% का लाभ था, ये दूसरा सेकंड तरीका दिख रहा है हम यहाँ से। तो 20% का लाभ था मतलब +20, और दूसरे कंडीशन में क्या था 20% की हानि तो -20। +20 में से -20 गए तो उसे 0%, 0% का मतलब ना तो लाभ हुआ ना हानि, सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं जब ये क्रय मूल्य समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा चेंज है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अब क्या बताया गया है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बताया गया है। इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेच दिया गया, तो इस पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई ये बताना है। तो जब क्रय मूल्य बराबर थे दोनों वस्तु के तब तो हमने डायरेक्ट ही किया था ऐसे, पर अगर विक्रय मूल्य दोनों के बराबर दिए गए हो तो देखिए जो हम प्रोग्रेसिव आगे पहले परसेंटेज निकाले थे उस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। क्या था वो हमारा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो इस फॉर्मूले से हमारे जब विक्रय मूल्य बराबर दिए गए हैं इसका यूज करेंगे। अब दिए गए क्या क्या है, ए और बी की वैल्यू, ए 20% लाभ है तो मतलब ए की वैल्यू 20 प्लस हो गई, और बी का क्या था 20% हानि तो -20 हो गया, प्लस 20 गुणा -20/100। दो जीरो से दो जीरो गए, और देखो 20 में से 20 गया तो जीरो, और प्लस ये क्या हो गया, दो दूनी चार, और माइनस का निशान है, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो माइनस का 4 में जीरो जोड़ेंगे तो ये आएगा -4। -4 का मतलब क्या हुआ, 4% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इनमें तो दिया गया नहीं तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, दोनों को क्लियर कर लेंगे। अगर क्रय मूल्य बराबर दिया गया हो दो वस्तुओं का तो डायरेक्ट ही उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, मार्क हम लाभ या हानि के हिसाब से लेते हैं प्लस और माइनस का। और अगर विक्रय मूल्य बराबर दिए गए हो तो किसका यूज करेंगे हम, जिससे प्रोग्रेसिव परसेंटेज निकालते हैं ना, 2% को 1% बनाने के लिए जिस फॉर्मूले यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो खिलौनों को प्रति 504 की दर से बेचा जाता है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है ना, और कितना दिया गया है, 504 रुपये में पहली को बेच दिया और दूसरी को भी 504 रुपये में बेच दिया। और एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का प्रॉफिट हुआ। पहली पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 12% का। फिर कह रहा है दूसरी पर 4% की हानि हुई, लॉस हुआ 4% का। ओके, तो पूरे लेन देन में दोनों खिलौनों पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो दोनों का विक्रय मूल्य पता है हमें, 504 और 504, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो सीपी हमें निकालना आता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य 504 है गुणा 100 और बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि ना। तो पहले में लाभ हुआ था प्रॉफिट, तो 112 हो जाएगा। ऐसे ही ये तो पहला सीपी निकल गया। अब दूसरा सीपी निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, ऐसे ही एसपी 504 गुणा 100 बटे लाभ या हानि प्लस माइनस करेंगे, तो ये हानि हुई है तो बटे में 96 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो इसे भाग देंगे, 112 से भाग देने पर इसे आ रहा है 45। अगर मैं यहाँ पर ये जीरो ले लूँ, 450 आएगा इसे भाग देने पर, तो CP1 तो आ गया हमारा 450, और CP2 इसे भाग देंगे तो CP2 आएगा 525। तो कितने रुपए में खरीदा था, 504 और 504, सॉरी बेचा था 504 और 504 रुपए में बेचा था, मतलब 1008 रुपए में बेची थी दोनों वस्तुएं। और कितने में खरीदी गई थी, 450 में और 525 रुपए में। टोटल कितना हो गया, 75, 975 हो गया। टोटल 975 रुपए में खरीदी थी और 1008 रुपए में बेच दी गई। बताना क्या है, टोटल लाभ हुआ है हानि। देखो 975 रुपए में खरीदी थी दोनों वस्तुएं, 1008 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ। और हुआ कितने का, 25 और 8 कितना होता है हमारा, 33। इतने रुपए का लाभ हो गया, 25 और 8 होता है 33। तो अब लाभ परसेंटेज निकालना हो तो 33 बटे 975 और गुणा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 3 से ही 5/13%। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 3 से ही 5/13। इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ही थी थोड़ी। नेक्स्ट है, एक साइकिल को बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी से सी को 25% के लाभ पर बेच देता है। और यदि सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, 225 रुपए में खरीदा, तो ए ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था, ये बताना है। चलो एक बार क्लियर करता हूँ। ऐसे में देखो क्या हुआ, इसमें ए बी और सी, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया। ऐसे में हमारा फॉर्मूला होता है, देखो सी ने जितने रुपए में खरीदा, तो सी का मतलब लास्ट वाले का सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट वाले का सीपी, फर्स्ट का सीपी गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज पहली अपॉन 100 गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज दूसरी अपॉन 100। और ये ऐसे ही चलता रहता है जितनी बार खरीदा गया हो, एन नंबर्स तक। हुआ क्या था, हुआ लास्ट का सीपी क्या दिया गया है, ये फॉर्मूला यूज होगा, शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ऐसा। तो लास्ट में सी ने कितने रुपए में खरीदा इसे, 225 रुपए में, तो 225 इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट कौन था, पहला ए था, ए ने कितने रुपए में खरीदा, तो ए ने कितने रुपए खरीदा था ये तो बताना है, तो मैं ए रुपए में मान लेता हूँ, गुणा पहली परसेंटेज क्या है, 20% के लाभ पर, तो 20 प्लस 100 प्लस 20 हो जाएगा 120/100 गुणा दूसरी परसेंटेज क्या है, 25% लाभ, ये 125 हो जाएगा बटे 100। बस दो ही परसेंटेज जिक्र हुआ है, अगर आगे भी सी ने डी को या डी ने ई को ऐसे करते जाते तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम भी लिखते रहते। चलो यहाँ पे इतना ही था, हम एक ही वैल्यू निकाल लिया, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 25 पंजे तो हमारा हो गया 125, और 25 से इसे काटेंगे तो 25 नंबर 225 होता है। फिर अगर 5 से काटना हो, 5 गुना 5 और ये 20 बार कट जाएगा, 20 गुना 20, 20 छक्का 120। अब ये 6 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 2 से काटूंगा तो 2 गुना 2 और ये 50 बार कटा, तो सिर्फ 50 बटा बचे में बटे में, और 3 इधर है, तो 50 दिया 150 हो गया, एक ही वैल्यू आ गई हमारी 150 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पहले भी किया हुआ था। बस ये याद रखना कि लास्ट वाले का क्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य और गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज लाभ या हानि बटे 100, और सेम ऐसे ही आगे करते जाएंगे जितनी बार दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन निर्माता एक जमीन 80 लाख रुपए में खरीदी और इस पर 5 मंजिल इमारत का निर्माण करा दिया। उसे भूमि पर अपने लगाए गए धन पर 25% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक फ्लैट को कितना चार्ज करना होगा, कितने रुपए में बेचना होगा है, यदि प्रत्येक मंजिल पर 5 फ्लैट बनाए गए हैं। अच्छा, प्रत्येक फ्लैट की कीमत बतानी है। कितने रुपए में खरीदा था, सीपी था उसका टोटल 80 लाख रुपए। एक भवन निर्माता एक जमीन को 80 लाख रुपए में खरीदा और 5 मंजिल का निर्माण कराया। भूमि पर लगाए गए धन पर 25% का लाभ कमाना है उसे। 80 लाख रुपए में खरीदी और 25% का लाभ कमाना है, चलो। और 5 मंजिलें, 5 कितनी इमारत बनाई उसने, 5 मंजिलें, और हर मंजिल पर कितने फ्लैट बनाए, 5 फ्लैट बनाए। तो टोटल अगर फ्लैट निकाल लूँ मैं, टोटल फ्लैट की संख्या, तो क्या हो जाएगी, 5 मंजिल है और 5 फ्लैट है हर मंजिल पे, तो टोटल फ्लैट की संख्या हो गई 25 फ्लैट्स हो गए टोटल। और बताना है एक फ्लैट्स का कितने में बेचे वो,
तो ये 25 फ्लैट कितने रुपए में खरीदे उसने? 80 लाख रुपए में। कितने में बेचे एक को ये बताना है, ताकि 20-25% का लाभ हो। तो हम 25 के 25 का क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य निकाल लें पहले तो 25 के 25 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य लाख है, 5 जीरो लगा देता हूँ, गुणा 25% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य में ऊपर प्लस होता है, बटे 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। 125 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा? 125 चौका तो 500 होते हैं, और अट्ठे हो जाएगा हमारा 1000। और कितने जीरो हो रहे हैं? 3 जीरो हो रहे हैं, 3 जीरो लगा देता हूँ। कितना हो गया हमारा? ये हो गया 10 लाख। तो 10 लाख रुपए में उसने बेच दिए कितने? 25 फ्लैट। तो एक फ्लैट को कितने रुपए बेचा? 25 से भाग कर दूंगा, 25 चौका 100, ये हो गया हमारा 40,000। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर एक जीरो हो रहा है, 1 2 3 4, 4 जीरो तो ये थे, 1 2 3 4, और 125 अट्ठे 1000, तो एक जीरो रहेगा। तो ये कितने हो गए? 4 के आगे 1 2 3 4 5, मतलब 4 लाख का बेचा एक। तो 4 लाख कौन सा है? 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो सिर्फ इसने जो क्वेश्चन बताया गया है इसके हिसाब से तो यही होगा ना आंसर, क्योंकि सिर्फ 80 लाख रुपए में खरीदे थे टोटल, और एक्स्ट्रा खर्च इसमें बताया नहीं गया कि कितने रुपए में अगर उसने बिल्डिंग बनाई है तो वो कितना खर्चा आया है। तो इसी के हिसाब से तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एजुकेशन था वैसे, कोई हार्ड नहीं था। देखो यहाँ तक तो अगर टोटल की बतानी होती हमें, तो टोटल बिना 25 से भाग करके ये आया था हमारा 1 करोड़ आया था सारी, है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 80 लाख रुपए में उसने खरीदा था, और 1 करोड़ में उसे बेचना होगा। ये तो वैसे इजी ही था, 80 लाख पे 25% का लाभ कमाना था, तो 1 करोड़ हो जाएगा ना, देखते साथ पता चल जाएगा। और एक फ्लैट की बतानी थी, तो 1 करोड़ को 25 से भाग दे दी, तो हमारा 4 लाख आ गया हर फ्लैट की कीमत। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा जब बिक्री मूल्य पर गणना की जाए? अच्छा, चलो अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखो तो क्रय मूल्य क्या हो गया? ऐसे में 45वां क्वेश्चन है, क्रय मूल्य अज्यूम कर सकता हूं मैं कि 100 रुपए था, लाभ कितना हुआ? 20% का लाभ हुआ, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए में बेचा गया होगा? विक्रय मूल्य क्या हो गया होगा? 100 रुपए, और 20 रुपए में ज्यादा में, है ना, प्रॉफिट 20 रुपए ज्यादा है। 20 रुपए, 20% प्रॉफिट है तो 20 रुपए ज्यादा होगा, क्योंकि 100 रुपए था क्रय मूल्य, तो 120 रुपए में बेच दिया गया। अब क्या कह रहा है? परसेंट लाभ तब बताओ जब बिक्री मूल्य पर गणना की जाए लाभ की। तो लाभ वैसे हुआ कितने का है? 20 रुपए का हुआ ना, 100 रुपए में खरीदी थी, 120 में बेच दी, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। पर गणना देखो 100, लाभ परसेंट जब निकालता हूँ तो बटे में सीपी लिखता हूँ मैं यहाँ पर वो कह रहा है कि सीपी मत लिखो, विक्रय मूल्य लिखो तुम तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 120, तो मैं बटे में सोना लिख के अब 120 लिखता हूँ, और इसका परसेंटेज निकालनी है। 20 छक्का 120 हो जाएगा, तो 100/6 या 50/3, 50/3 को कितने लिखते हैं? 16 43, और 2 50 बटे, ये 16 से ही 2/3%। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन है, एक उत्पादककर्ता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु 10% के लाभ पर, उत्पादककर्ता ने थोक व्यापारी को बेची कोई वस्तु 10% के लाभ पर, और थोक विक्रेता इसे दुकानदार, थोक विक्रेता ने इसे आगे दुकानदार को बेच दी 20% लाभ कमाने के लिए। फिर क्या कह रहा है? दुकानदार की हानि पर एक ग्राहक को, अब दुकानदार ने ग्राहक को बेच दिया। देखो हमने ऊपर ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें 2 बार ट्रांजेक्शन हुई थी, दो बार बेचा गया था, इस बार 3 बार बेचा गया है। तो पर हमने कितनी बार भी बेचा गया वो फॉर्मूला तो देख लिया था ऊपर। चलो यहाँ पर करता हूँ। उसमें क्या था? लास्ट वाला जो हमारा मूल्य था उसके बराबर देखा था ना हमने फॉर्मूला। चलो करता हूँ। तो एक ग्राहक को इतने रुपए में बेचा गया, जो लास्ट वाले ने, देखो क्या हुआ, जिसने उत्पादन किया उसका उत्पादनकर्ता जो था उसने थोक विक्रेता को बेचा, थोक विक्रेता ने दुकानदार को बेचा, और दुकानदार ने ग्राहक को बेचा, तो लास्ट में किसे मिला? ग्राहक को। तो ग्राहक ने कितने रुपए में खरीदा वो? 56,100 रुपए में। तो 56,100 रुपए वो जो था वो लास्ट वाला सीपी इक्वल टू फर्स्ट सीपी। तो उत्पादककर्ता का लागत मूल्य बताना है, तो मतलब फर्स्ट सीपी बताना है हमें। तो चलो सीपी लिख दे रहा हूँ, गुणा क्या था? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100, है ना। तो पहले 10% का लाभ है तो 110/100, फिर 20% का लाभ है तो 120/100, और फिर 15% की हानि है तो कितना हो जाएगा? 85/100। इस बार घटा दूंगा, बस इसे ही कैलकुलेट करना है, जो यहाँ से हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। जीरो से तो ये जीरो गया, 11 का ना 11, 11×5 = 55, और 11 का ना 11, 510 आया यहाँ से। अब और क्या क्या कट कर सकते हैं? चलो इसे 17 से काट सकता हूँ ना, 17×5 = 85, और 17×3 = 51, फिर है 30, 30 से काट दूंगा, 30 का 30, और 3 चौका 120। यहाँ पर 4×5 20 है ना, 4 और 5 बचा, 4×5 20, तो 20 का 20, और 20×5 = 100। यहाँ पर ये बचा 5 और 4 जीरो है, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 5 के आगे 4 जीरो, इसका मतलब हो जाएगा 50,000। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जितनी बार भी ट्रांजेक्शन वो लेन देन हो रहा हो उतनी बार ही ये परसेंटेज
हमारी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए ने अपनी लागत का 1/5 लाभ कमाने के लिए बी को वस्तु बेच दी, और बी ने इसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, और सी ने 600 रुपए में बेचा। सी ने जो बेचा, लास्ट वाले थे जिसे बेचा, उसने 600 रुपए में बेच दिया, और अपनी लागत का 1/6% हानि हुई। तो ए का क्रय मूल्य बताओ। देखो, क्वेश्चन तो ऐसा ही है। पहले ऊपर परसेंटेज दी गई थी, यहाँ पर जगह जगह परसेंटेज नहीं दी गई, तो पहले इन्हें परसेंटेज में हमें चेंज करना होगा। चलो एक बार मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ। इजी है ये क्वेश्चन भी, बस हमें क्या करना है, इसमें परसेंटेज को हमें जो ये हमारे भिन्न दी गई है, तो इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। चलो जल्दी से परसेंटेज को चेंज करते हैं। पहले हुआ क्या वैसे, ए ने तो बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने भी किसी और को बेचा है ना, सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया। बताया नहीं किसने किसे बेचा। चलो जो भी ये लास्ट था, लास्ट को बेच दिया इसने। ए ने कितना लाभ कमाया, 1/5। तो 1/5 को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, है ना। तो 1/5 का मतलब हो गया 20%। और बी ने कितना लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया। तो प्लस है, लाभ है, इसलिए प्रॉफिट की जगह प्लस लिख दे रहा हूँ। और सी ने 600 रुपए में बेचा। अब सी ने किसे बेच दिया, लास्ट वाले को 600 रुपए में। तो 600 रुपए में खरीदा इसने, तो लास्ट वाले ने। और क्या हुआ, 1/6% की हानि हुई, 1/6 की, और परसेंट में चेंज करूंगा तो इसे ये लिख दूंगा 100/6, या 100/6 को हम क्या लिख देते हैं, 50/3, और 50/3 को 16 या 48 49 50 है ना, बोल ही देते हैं। चलो हम तो 50/3 ही लिख दे रहा हूँ। ये परसेंटेज है तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी। लास्ट का ये बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो लास्ट का क्रय मूल्य क्या है, 600। फर्स्ट का बताना है ना, ए का। तो इसे सी पे लिखता हूँ, गुणा 100, 120 हो जाएगा, 120/100, फिर 120/100, और गुणा ये होगा, क्योंकि ये हानि है तो ये माइनस होगी। तो 100 में से 50/3 घटाऊंगा तो ये हो गया 300 में से 50 गया तो 250/3। 250/3 की हानि हुई, और बटे में 100 लिखते हैं। इसे कैलकुलेट करना है बस। 0 से 0 गया, 12 का ना 12, 12 पंजे 60, और 5 से काटूंगा, 5 से कटेगा ये, 5 पंजे 25, 5 बार, और यहाँ से 50 का ना 50, 50 दूनी 100, 2 का ना 2, और 2 छंग 12, 0 से 0 काट देते हैं, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचा 2/10, इसे भी काट देता हूँ, 2 का ना 2, 2 पंजे 10। तो ये आ गया 5, और ये 100 और बचा हुआ है फ्रेश ही, तो 500 आ गया, सीपी इजिकल टू आ गया 500। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो थम्स अप दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। आप हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पर इसके पहले ये होमवर्क है, इसे करके बताना है कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन देखो, नितिन ने कुछ संतरे 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, और उतने ही संतरे, मतलब उतने ही संतरे जितने पहले 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे थे, उतने को ही 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और खरीदा। पहले 40 रुपए के हिसाब से खरीदा, फिर 30 रुपए के हिसाब से, उतने ही मतलब बराबर बराबर खरीदे। उसने 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, और 480 रुपए का लाभ कमाया। तो संतरे कितने खरीदे उसने, ये बताना है। ये आपका होमवर्क समझ लो। ये कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना क्या आंसर आता है 49 क्वेश्चन का। लेवल अप करते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% की हानि पर बेच दी जाती है। यदि इसे 9 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो इस पर कितना लाभ होता, 12.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले, इसके पहले जो क्लास पढ़ी थी उसमें भी किए थे। पहले वस्तु में पहले बेचा है जब, तो क्या हुआ, 10% की हानि, और दूसरी बार अगर बेचा तो उसे लाभ हुआ। तो हमने क्या देखा था, एक ये स्केल जो होता है यहाँ पर 0 होता है, और अगर हम इसके लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस में होती है ना, और अगर इसके राइट में चलते हैं तो ये प्लस में होती है, +1 +2। तो ये जो हानि है यहाँ पर 10% है, तो मतलब -10 ये यहाँ कहीं रहा होगा इसके इधर, और दूसरी बार जो हुआ 12%, 12.5, ये यहाँ पर होगा कहीं, प्लस का 12.5%। तो देखो इसमें अगर अंतर करना होता है तो इसमें अंतर कैसे होता है, इन दोनों को जोड़ने पर अंतर आएगा, क्योंकि इनके बीच जो अंतर है इन दोनों को जोड़ने पर आएगा ना ये अंतर। तो अंतर कितने रुपए था, रुपए में तो 9 रुपए था ना। यदि इसे 9 रुपए अधिक में बेचा गया होता, मतलब जितने पहले में बेचा गया और बाद में जो बेचा गया, 9 रुपए का अंतर है, और परसेंटेज में कितना अंतर हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, 10% और 12%। इसका मतलब कितना हो गया, 10 और 12, 22.5 हो जाएगा ना। 10 और 12, 22 और 22.5, परसेंट इजिकल टू कितना आ गया। देखो इन दोनों का अंतर तो आया 22.5, इनके जोड़ने पर इनका अंतर आता है। कैसे आता है ये हमने स्केल की मदद से देख लिया, पिछले जब हमने क्लास पढ़ी थी उसमें भी देखा था। और रुपए में देखें तो 9 रुपए के बराबर है। बताना क्या है, क्रय मूल्य बताना है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। 22.5% की वैल्यू मुझे पता है 9%,
₹9 है, तो 100% कितना हो जाएगा? देखिए 22.5 को यहाँ पर बटे में लेके आऊंगा, तो ये 1% की वैल्यू होगी अब, है ना। यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1% की वैल्यू इतनी। अब कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है? 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगाना होगा, यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ। ये 9 का 90 हो गया। अब 25 से काट दूंगा, 25 चौका 100, और 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नंबर 225। 9 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? ये 90 था, 10 बार। बचा कितना? 10 और 4, 10 और 4 की गुणा करूंगा, 40 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हमें नजर आ रहा है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज को 40 रुपए के स्थान पर 450 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य बताना है। देखो पहले कितने रुपए में बेचा गया? 400 रुपए में, फिर बेच दिया गया 350 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया? इसका अंतर हो गया हमारा 50 रुपए। और प्रतिशत का अगर हम अंतर देखेंगे तो कितना होगा? हानि परसेंट 5% से बढ़ गई, मतलब जितनी पहले हानि हुई, अगर पहले 10% की हानि हुई होगी तो फिर कितने की हानि होगी? 15% की हानि होगी, है ना। 5% बढ़ गई, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? इन दोनों के बीच में अंतर 5 का ही होगा, क्योंकि अगर एक ही साइड होंगे तो सिर्फ उनका अंतर कैसे आता है? उन्हें घटाने का, ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। और ऐसे ही अगर लाभ और लाभ ही दिए होते हैं तो उन्हें घटाने पर ही उनका अंतर आता है, मतलब समान चिन्ह के होंगे अगर, तो सिर्फ उन्हें घटा देंगे। अगर जैसे माइनस और माइनस, ये यहाँ पर दोनों बार हानि हुई थी, तो इन्हें घटाने पर ही अंतर आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही प्लस और प्लस, मतलब लाभ ही लाभ दिए होंगे दोनों बार, तो उन्हें भी घटाने पर उनका अंतर आ जाएगा। और अगर लाभ और हानि दिए होते हैं तो उन्हें जोड़ने पर उनका अंतर आता है, ये याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 5% इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 5% इज इक्वल टू 50 के बराबर। तो किसकी वैल्यू बतानी है? 100% की वैल्यू बतानी है, तो हम बता सकते हैं कितना होगा? 1000 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ नहीं आया? देखो अगर समझ नहीं आया, ये दिया हुआ ना 5% के बराबर 50 हो गया ना। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 100% की, तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 5 से भाग दूंगा, कितना है? 10। 1% इज इक्वल टू 10 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दूंगा ना, तो 1000 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी 15 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो गेहूं खरीदता है और रुपए 13 प्रति किलो की दर से 30 किलो खरीदता है। मिश्रण को किस मूल्य पर बेचे कि क्रय मूल्य पर उसे 33 से ही 1/3% का लाभ हो? मतलब 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 100/3%, है ना। 33 या 99 और 100/3%। क्या क्या किया था? 20 किलो खरीदे पहले तो, और कितने रुपए? 15 रुपए प्रति केजी। और फिर 30 किलो खरीदे, और 1 किलो का मूल्य कितना है? 13 रुपए प्रति केजी, है ना। देखो 20 किलो, 1 किलो का मूल्य है 15 रुपए, तो 20 किलो का मूल्य कितना हो गया? 20 का होगा 15 दूनी 30, 300 रुपए। और ऐसे ही 30 केजी खरीदे 13 के भाव से, तो 13 क्या 39, 390 रुपए के 30 केजी खरीद लिए। अगर टोटल की बात करूँ, टोटल कितने केजी हो गया? 50 केजी हो गया टोटल। और रुपए में बात करूँ तो कितने हो गए? 690 रुपए में। 50 किलो उसने 690 रुपए में खरीदे। अब बताना है हमें, खरीदे मतलब क्रय मूल्य हमें पता चल गया ना, 50 केजी का क्रय मूल्य 690 है। बताना क्या है? अ, मिश्रण को किस मूल्य पर बेचे, मतलब विक्रय मूल्य बताना है। और कितने का लाभ हो? 33 से ही 1/3, मतलब 100/3% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य इजी है। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य एसपी इज इक्वल टू सीपी गुणा 100 प्लस माइनस लाभ होता है, पर यहाँ पर तो लाभ दिया गया है, तो प्लस 100/3 और बटे में 100 होता है, बटे में 100 होगा। चलो अब सीपी की जगह क्या दिया गया है? सीपी है हमारा 690 रुपए, हमने अभी निकाला था। सीपी हो गया 690, और ये हो जाएगा 100 प्लस 100/3 है, तो इसे 100 की गुणा यहाँ पर होगी। 100 दिया 300 प्लस 100 400, 400/3, और 100 और बटे में है, तो ये इन दोनों की गुणा होती है ना आपस में, 100 की यहाँ पर गुणा। इसे कैलकुलेट करूंगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो गए, इसे 3 से काटो, 3 या 3, और इसे 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तेनो, तो ये आ गया 230 गुणा 4। तो ये विक्रय मूल्य आ गया, एसपी आ गया, है ना। और कितने का एसपी आया है? आया कितना? यहाँ पर लिखता हूँ, चलो। ये आया हमारा 230 गुणा 4, और ये कितने केजी का आ गया? 50 केजी का विक्रय मूल्य आ गया। बताना कितना है? ये प्रति 1 किलो का मूल्य बताना है, 1 किलो का कितना होगा। तो 50 किलो का मूल्य देना है, तो 1 किलो का कितना होगा? 50 से भाग दे दूंगा, 5 से इसे भाग दी। अब देखो आंसर जो पॉइंट में दिया गया है, तो पॉइंट में आंसर लाने के लिए देखो इसे 10 कर लूंगा, है ना, क्योंकि 10 अगर ये होता, नीचे नीचे 5 है, 10 अगर होगा तो मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो नीचे भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 10 हो जाएगा, ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो गया 8। और 8 की 23 में गुणा करूंगा, 8 या 24 का 4 हासिल लगे 2, और 8 दूनी 16 और 2 18, 184 हो गया, और बटे में कितना हो गया? 10। तो एक जीरो है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 18.40। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी, नहीं पहले तो नहीं किया, पर पहले किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
तीन हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है यदि प्रथम द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20% और 25% हो, तो तृतीय विक्रेता का लाभ बताना है। 1 मिनट में इसे क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। क्या क्या गया कि इसने कहा कि तीन हाथों से गुजर कर बिका कोई आभूषण। तो तीन हाथों से मतलब जैसे कि अगर मैं ए ने बेचा होगा बी को, ये एज्यूम कर सकता हूँ मैं, चाहे कुछ भी। ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। ऐसे ए के हाथ से भी गया, बी के हाथ से भी और सी के हाथ से भी गया। तो सी ने भी बेचा होगा ना, जब भी तीन हाथों से गुजर गया वो। तो ऐसे ऐसे हो गया। फिर क्या कह रहा है, इस तीनों हाथों से गुजरने के बाद क्या हुआ, 65% उसकी मूल्य बढ़ गया। जितना पहले था, टोटल कितना बढ़ गया, टोटल जब तीनों बार बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते वो 65% बढ़ गया आभूषण का मूल्य। अब क्या कह रहा है, पहले को तो 20% का लाभ हुआ, ए को कितना लाभ हुआ था, 20% का लाभ हुआ, तो मैं प्लस का मार्क लगा के चल रहा हूँ। तथा द्वितीय मतलब दूसरे को हमने बी माना हुआ है, तो इसे कितना, 25% का लाभ, लाभ बताया ना, लाभ क्रम से मतलब दोनों को लाभ हुई, तो इसे 25% का लाभ हुआ। अब ये बताना है तीसरे वाले को कितना लाभ हुआ। तो तीसरे वाले को कितना लाभ हुआ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, और तीनों का मिलाकर जो लाभ है कितना है, मतलब 65% बढ़ गया, मतलब तीनों का मिलाकर लाभ 65% है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखो ये तीनों का सक्सेसर रेट दिया गया है, इन तीनों परसेंटेज का अगर एक मिला के बनेगा तो वो 65 होगा। तो कैसे करते हैं हम इसे, हर पीछे जो हमने क्वेश्चन देखे थे अभी तक, ये थोड़ा लेवल अप हो गया। उनमें क्या था, उनमें ये ए बी और सी के लाभ दिए गए होते थे, और ये जो टोटल होगा ये कितना होगा ये निकालते थे हम। पर इस बार उसने उल्टा कर दिया, ये वाला जो टोटल है ये तो दिया गया है, इनमें से ये वाला इसे सी को कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो कैसे करते हैं, इसका ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से हम इन दोनों की निकालेंगे पहले, और फिर जो आएगी फिर उसकी और सी की निकालेंगे, है ना। चलो पहले इन दोनों की निकाल लेता हूँ, 20 और 25। 20 और 25 कितना हो गया, 45, प्लस 20 × 45 बटे 100, सॉरी 25 बटे 100। 25 का ना 25, 25 चौका 100, और 4 से काटूंगा, 4×5 = 20, तो कितना हो गया, 45 और 5 50%। जब ए को 20% लाभ हुआ, बी को 25% लाभ हुआ, तो दोनों का मिलाकर कितना परसेंट लाभ हो गया, 50%। तो ये हो गया। अब क्या बताना है, सी को कितना लाभ हुआ, हमने एक्स माना हुआ है, और टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए। तो अब ए की वैल्यू हो गई 50% और बी की हो गई x%। इस वाले फॉर्मूले में फिर से रख देंगे। चलो, ए की वैल्यू है 50 प्लस बी की वैल्यू है एक्स, प्लस 50 गुणा बी की वैल्यू एक्स है बटे 100, और कितना हो जाए, इतना हो जाए 65%, है ना। चलो इसे कैलकुलेट करना है बस। ये 50 इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 65 में से 50 गया 15, और ये कितना हो गया, इन, चलो इसे कैलकुलेट करता हूँ, 50 का ना 50, 50 दूनी 100। तो 1x ये है, और ये 1/2x मतलब आधा एक्स। तो 1x और आधा एक्स कितना हो गया, 1.5x हो गया। और 1.5x को कितना लिख सकता हूँ, 3/2x, है ना। या 1.5x लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1.5x को एक तरीके से या तो 3/2, और या फिर मैं 1.5 भी लिख सकता हूँ ना। 1.5x की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पता चल रहा है 15 से, तो 15 कट गया, पर यहाँ पर पॉइंट था तो इधर 0 लगेगा, तो ये x की वैल्यू आ गई 10%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे किए थे हमने, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की हुई थी। चलिए, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी पेंसिलों से भरा एक डब्बा 9 रुपए में 7 की दर से खरीदा तथा उन्हें 11 रुपए में 8 की दर से बेच दिया। तदनुसार उसे क्या हुआ, 10 रुपए का लाभ हो गया। तो कितने पेंसिल थी डिब्बे में, कितनी पेंसिल थी टोटल, उनकी संख्या बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने बहुत किए हैं पहले, पर लैंग्वेज चेंज थी उनकी। चलो इसे कैसे करेंगे, देखो 9 रुपए में 7 की दर मतलब 7 पेंसिल जो उसने खरीदी, 9 रुपए की खरीदी। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम जब पहले कर रहे थे तब भी क्या कर रहे थे, हम एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेते। ये खरीदी है, तो 7 पेंसिलों का क्या बताया हमें, क्रय मूल्य बताया, सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस 9 रुपए है, और एक पेंसिल का निकालना हो मुझे, तो क्या करूंगा, 9/7 हो जाएगा, 7 बटे में आ जाएगा ना। ऐसे ही आगे क्या बोला है इसने, 8 पेंसिल 11 रुपए में, 8 पेंसिल 11 रुपए में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य बताया है ना ये। 8 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपए के बराबर। ऐसे ही एक पेंसिल का अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा मुझे, तो 11/8 हो जाएगा। अब अब क्या कह रहा है, ऐसे में इसे क्या हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। कितनी पेंसिल थी डिब्बे में, तो देखो एक एक पेंसिल का ये क्या है, क्रय मूल्य 9/7 रुपए है, और पेंसिल मुझे पता नहीं कितनी थी टोटल, तो मैंने एज्यूम की एक्स टोटल थी पेंसिल। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य 9/7 रुपए है, तो एक्स पेंसिल हो कितना हो जाएगा, एक्स से गुणा करने पर, है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं। अगर एक टॉफी का मूल्य 1 रुपए है, तो 5 टॉफी का कितना होगा, 5 से गुणा करने पर 5 रुपए। तो ऐसे ही एक एक पेंसिल का मूल्य 9/7 रुपए है, तो एक्स पेंसिल का मूल्य हो जाएगा एक्स से गुणा करने पर। ऐसे ही एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 11/8 रुपए है, तो एक्स पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स से गुणा कर दूंगा। अब लाभ बताया हुआ है 10 रुपए, तो लाभ कैसे निकालता हूँ, लाभ निकालते हैं हम, हमने शुरू में ही पढ़ा हुआ है, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा दूंगा, तो विक्रय मूल्य है 11/8 एक्स, और क्रय मूल्य कितना है 9 x/7, और लाभ कितना है
10 रुपए के बराबर, है ना। लाभ ये तो होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी ये था और सीपी ये था, इसे घटाने पर लाभ, लाभ कितना था 10 रुपए। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 8 और 7 का ऐसे क्या आएगा 56 आएगा, और यहाँ पर देखो 7 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 77x, और माइनस यहाँ से नोट है 72x इजिकल टू 10। 77 में से 72 जाएंगे तो 5x बचेगा, और यहाँ पर 10 है, तो देखो आमने सामने के कट जाते हैं बरा, तो 5 गुना 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया x बटे 56 इजिकल टू 2। तो 56 की गुणा ऐसे होगी ना, जो बटे वाला होता है उसकी गुणा ऊपर होती है, 56 दूनी 112, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 112 आ गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस करके देख लेंगे, वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में किए हुए हैं। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स दो वस्तुओं प्रत्येक को 4000 रुपए पर, दो वस्तुएं हैं, एक्स कोई आदमी है ना, उसने दो वस्तुएं दोनों को 4-4 हजार रुपए पर न कोई हानि और न कोई लाभ पर बेचता है, मतलब एक वस्तु को 4000 पर बेचा और दूसरी को भी 4000 पर ही बेचा, पर उसे क्या हुआ, न तो कोई लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि एक 25% के लाभ पर बेची थी, एक जो 4000 पर एक बेची तो 25% लाभ पर बेची, तो दूसरी को कितने परसेंट हानि पर बेचे। पहली को 25% लाभ पर बेचा, दूसरी को कितने परसेंट हानि पर बेच दे कि उसे क्या ना हो, ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हो। अगर इतना सवाल पढ़कर किसी को समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, उसकी लैंग्वेज चेंज थी, समझना है। अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। देखो जब हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि कोई परिवार है, उसमें एक क्वेश्चन हमने कोयले वाला पढ़ा था कि कोयले का मूल्य बढ़ जाता है कितने परसेंट, जितना भी दिया होगा उसमें, यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज 25 मान के चलूँ कि 25% कोयले का मूल्य बढ़ जाता है, और परिवार अपनी खपत में, अपने जो खर्च है उसमें कोई कमी नहीं, वो नहीं करना चाहता, मतलब ना तो जैसे यहाँ पर दिया गया है न कोई हानि और न कोई लाभ पर बेचता है, उसमें दिया गया था कि अपनी खपत में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, कि उसका खर्च चेंज ना हो। कोई परिवार है, कोयले का मूल्य बढ़ गया पर उसका खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ये पूछता था। तो ये सेम क्वेश्चन वही तो हो गया ना, कि ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, एक को 20% 25% लाभ पर बेचा, दूसरी को कितनी परसेंट हानि पर बेच दे, है ना। तो सेम ही हो गया ना कि 25% कोयले का मूल्य बढ़ गया तो कितने परसेंट की कमी करे कि चेंज ना हो, तो ये भी तो यही था ना, न लाभ हो ना हानि हो। तो सेम कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, उसका फॉर्मूला कैसे करते थे, एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स और गुणा 100, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया था तो अब से याद रखना, जब कोई भी चेंज ना हुआ हो और एक परसेंटेज दी गई हो और दूसरी परसेंटेज बतानी हो तो फॉर्मूला हमारा ये यूज में आता है। चलो एक्स की वैल्यू कितनी है 25%, तो 25 बटे, अब यहाँ पर प्लस लेते हैं, माइनस कैसे पता चलता है, क्योंकि ये लाभ है तो प्लस लेंगे, है ना। तो 100 प्लस 25 125 और गुणा 100, इसे कैलकुलेट करूंगा, 25 का ना 25, 25 पंजे 125, 5 से काटूंगा तो 20 बार कट जाएगा, तो 20% आ गया कि 20% की कमी कर, हानि पर बेच दे, और पहली को 25% लाभ पर बेचे तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। और इस वाला भी क्वेश्चन जब हमने किया था उसका भी आंसर 20% ही आया था, है ना। शायद पता नहीं 25% था या उसमें चेंजेस था, पर ऐसा क्वेश्चन ही मैंने कराया हुआ है जिसमें 25% भी दिया हुआ था कि परिवार खपत में कोई चेंज ना करना चाहे तो कितने परसेंट कमी करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ये डी का रखा जाएगा। चलिए हमें समझना होता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीदा और 12 रुपए में 5 की दर से अंडे बेचे, इस प्रकार वह 143 रुपए का लाभ अर्जित किया, वह कितने अंडे खरीदा, ये बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे क्या है ना, पेंसिल कि एक डिब्बे में इतनी पेंसिल थी, इतने से इतने में बेच दी और इतने से इतने खरीदी थी ना, और उसे लाभ इतने का हुआ था, अभी क्या था। सेम उसकी तरह ये क्वेश्चन करना है, 59 इसका नंबर है। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका कितना आंसर आया, ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 21% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का घटा हुआ मूल्य कितना है, ये बताना है। चलो देखो, देखने में तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें भारी ही लगेगा ये, सिर्फ समझना होगा हमें। देखो समझते हैं, एक वस्तु के मूल्य में 21% की कमी होगी, 21% देखो परसेंटेज दी गई है, तो अगर किसी वस्तु का मूल्य, मैं मानूं उस वस्तु का मूल्य 100 रुपए था पहले, तो अब कितना हो गया होगा, 21% की कमी हो गई, मतलब 21 घट गया, है ना। तो 21 में से, सॉरी 100 में से 21 घटा तो कितना हुआ 79 हो गया, है ना। तो कितना घट के कितना हो गया, मतलब कितने रुपए घटा, 21 रुपए घटा, पहले 100 रुपए था मूल्य। और अच्छा यहाँ पर क्या दिया गया है, जाने के कारण वह व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद पाता है। देखो पहले जितना मूल्य था और अब इतना मूल्य है, तो अंतर इनके बीच में कितने रुपए का है, 21 रुपए का है ना। और बताना क्या है कि 3 किलो अधिक खरीद पा रहा है वो, तो वस्तु का घटा मूल्य कितना है। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर आ गया, 21 रुपए का आ गया।
और अंतर कितने रुपए केजी में हम देखें, अंतर तो कितना है, 3 केजी का है ना। पहले जितने खरीद पा रहा था इतने रुपए में, अब कितने खरीद पा रहा है उसमें, 3 केजी ज्यादा। तो रुपए में अंतर 21 रुपए के बराबर है और केजी में अंतर 3 केजी के बराबर। 3 केजी इजिकल टू 1 रुपए और 21 रुपए है, तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 3 7 21 7 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वापस करके देख लो। चलो नेक्स्ट है, एक डिस्काउंट के क्वेश्चन है। डिस्काउंट क्या होती है हमारी, बट्टा होता है या छूट। तो इसके क्वेश्चन भी इसी में लाभ हानि के चैप्टर में आते हैं। अब इसके सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत माइनर सा, उसे और देख लेते हैं। दो क्रमागत बट्टा मतलब छूट या डिस्काउंट, एक तो 20% की और एक 15% के लिए एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब कि या तो 2% हो, कोई हमने कुछ खरीदा, देखो एक तो उसने 20% की छूट दी पहले, फिर 15% की छूट दी, तो ये 2% ना देके 1% अगर हमें वो छूट मिले तो वो कितनी होगी जो इन दोनों के बराबर हो, ये बता रहा है, ये पूछ रहा है हमसे ना। तो ये जो हमने अभी तक हम फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, कि 2 बार अगर लाभ हो रहा हो a+b+ab/100 करते थे ना, जो सक्सेसर रेट निकालने के लिए। पर बट्टे में क्या होता है, यहाँ पर जो मार्क होता है ये वाला, ये प्लस का नहीं होता, ये माइनस का होता है। मतलब क्या होता है, a+b-ab/100 होता है। बस ए और बी तो 20 और 15 है ही। चलो यहाँ पर करते हैं, ए की वैल्यू 20 और बी की 15, माइनस 20 × 15/100। इसे कट करूंगा, 20 × 20 और 20×5 5 से कट करूंगा, 5 × 5 5 दिया 15 और 3 × 3 3 है। ये कितना हो गया, 20 और 15 35, 35 में से 3 गए तो 32 बचा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट और करते हैं। अभी इसमें 2% दी गई थी, इसमें 3 दी गई है, 10 20 और 25। तो सेम जैसे हम अभी तक करते थे, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10 और 20 30, और 30 में से कितना यहाँ पर माइनस होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2, मतलब 30 में से 2 गए 28, ये तो 28% बन के जाएगा, है ना। ये वाला इन दोनों की एकल छूट, इनके समतुल्य ना, ऐसे इसमें रखते, फिर ये 28% और ये 25%, फिर से इसमें a+b और जी माइनस a×b/100, ये लगाना पड़ेगा ना। 25 का ना 25, 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28, तो ये हो गया हमारा 28 और 25 कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 51 52 53, 53 हो गया और -7, 53 में से 7 गया तो कितना बचा हमारा, 46 बचा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अब हमें समतुल्य बट्टा निकालना आ गया, मतलब एकल छूट इन इन तीनों की, मतलब एक बार अगर 10% फिर 20% फिर 15% छूट दे तो समतुल्य या फिर उसके एक बराबर छूट कितनी होगी। अब देखो, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक, ये क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करना, कि पहले तो यही पढ़ रहा हूँ मैं 76 वाला क्वेश्चन। दो क्रमागत बट्टे, एक तो 20% और एक 15%, दो छूट दी गई 20% की और 15% की, या फिर 1% एक छूट दी जाती है जो कि है किसके बराबर, जो कि है 35 के बराबर। तो अब ये पूछता है कि ये एकल छूट 35% और ये दो छूट है 20% और 25%। तो इसमें ये पूछेगा कि खरीदने वाले को कौन सी में फायदा है, कि वो दो छूट ले 20% की और 25% की 2 बार, या फिर एक ही छूट ले 35% की। तो किस में फायदा होगा, देखो हमने अभी देखा ना कि 20% और 15% की छूट अगर दोनों मिल जाती है तो कितने परसेंट बनती है, वो तो सिर्फ 32% ही बनती है ना। तो फायदा किसमें है, ये 2 बार छूट लेने में नहीं, सिर्फ सिंगल छूट लेने में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब ऐसे ही, अब ये तो हमने 35 देख लिया कि डायरेक्ट कि 20 और 25, 20 और 15 35, तो ये कम होता है, तो 35 से कम होगा, डायरेक्ट इजीली बता सकते थे ना। या फिर ऐसे नहीं पता चल रहा तो ये कैलकुलेट करोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का मार्क होता है ना। चलो, अब ये अगर हमसे ये पूछा होता 20% और 15% या फिर 30%, तो 30% में तो इन दोनों का 32 आ रहा है, तो फिर फायदा 30 में नहीं था, फिर तो इन दोनों छूट में था। चलो नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकान 800 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को 10% और 15% के क्रमवार बट्टों मतलब छूट डिस्काउंट, वह कुर्सी को लाने में 28 रुपए का खर्च किया और 800 रुपए में कुर्सी बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। क्या क्या बोल रहा है, कि 800 रुपए अंकित मूल्य था उस पर, है ना। तो 800 रुपए अंकित था, छूट 10% और 15% की होगी। तो चाहे तो हम 10% और 15% को एक छूट बना लें, है ना, पहले, और फिर एक छूट पता चल जाएगी हमें तो फिर करें। या फिर अगर हमें नहीं करनी, एक एक बार नहीं बनाना ही नहीं, चलो बना ही लेते हैं, इजी है तो ना। 20 10 और 15 हो गया 25, और 25 में से कितना घटेगा, 150/100 होगा ना, तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। 25 में से 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 में से 1.5 गया तो ये हमारा बचा 23.5, है ना। 23.5% की छूट दी गई है ना। तो वह कुर्सी को लाने में 28 रुपए का खर्च किया और इतने रुपए में बेच दी। समझ तो आ गया क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दुकान वाले ने 800 रुपए अंकित किया गया
किया हुआ है अपने सामान पे, और 2 छूट दी, तो जिसने खरीदी तो ये 2 छूट पर खरीदी, 2 छूट वो इसके बराबर है, और फिर जितने रुपए की छूट आके आएगा उतने रुपए में खरीदी, और 28 रुपए का खर्च भी किया फिर। जितने रुपए में यहाँ से इतने छूट के बाद खरीदी होगी उसने, और 28 रुपए का और खर्च किया, फिर इतने रुपए में खरीद के 800 रुपए में बेच दी, तो कितने परसेंट लाभ हुआ? तो चलो पहले ये देखते हैं छूट के बाद मूल्य कितना हो गया। छूट के बाद मूल्य कितना हो गया, मतलब दुकान वाले ने कितने रुपए में बेच दी। ये सबसे पहले जब हमने क्लास पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, अंकित मूल्य पर जब काउंट होता है। सेम जैसे जैसे कि यहाँ पर सीपी होता है 100, यहाँ पर डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है ना, तो माइनस डी फॉर डिस्काउंट अपॉन 100 ऐसे निकालते हैं। तो दुकान वाले ने कितने रुपए बेचा, अंकित मूल्य कितना था 800 रुपए, गुणा डिस्काउंट कितना है 23.50, तो 100 में से 23.50 जाएगा तो कितना बचेगा, 64, 64 बचेगा ना, नहीं 74.76 बचेगा, 76.50, चलिए मेरा ये बचेगा हमारा 76.50, और बटे में 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 8 की इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 छंग 48 और 4 52, हासिल लगे 5, 8 सत्ते 56 और 5 कितना हो गया, 56 और 5 हो गया हमारा 61, और 2 के पहले पॉइंट था तो कितने रुपए हो गया, 612 रुपए में दुकान वाले ने बेची, है ना। तो 612 रुपए में दुकान वाले ने बेची, और जिसने खरीदी उसने 28 रुपए और खर्च किए, तो उसके लिए कितने रुपए की पड़ गई है, 612 में तो खरीद के लेकर आया और 28 रुपए और खर्च किए, मतलब 612 और 28 कितने रुपए की होगी इसके लिए, तो जी 12 और 28 ही हो गया 40, तो 640 रुपए की खरीदी उसने, और कितने रुपए में बेच रहा है फिर वो, उसने वो कुर्सी 800 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया ये बताना है परसेंट में। तो 640 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो गया, 160 रुपए का, और लाभ किस पर लगता है हमेशा, खरीदे गए मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 640, तो 640 और गुणा 100, जीरो से जीरो, और 16 चौका 64 होता है, 4 से 100 को काटते हैं तो 25 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो। एक दुकानदार ने 600 रुपए अंकित मूल्य की एक कुर्सी को 15% और 20% की दो क्रमवार छूट देकर, डिस्काउंट देकर खरीदा। ओके, वह कुर्सी ने परिवहन पर 28 रुपए खर्च किए और 545 रुपए में कुर्सी को बेच दिया, उसका लाभ परसेंट बताना है। देखो डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसा अभी हमने किया था। इसकी 15 और 20 की एक परसेंटेज निकाल लेंगे, 20 और 15 35, और कितना घट जाएगा इसमें से 3 घट जाएगा, तो 32%, सबसे पहला क्वेश्चन था ना ये सेम ही थी, तो इसकी 32% हो गई। अब सेम करके यहाँ से निकाल लेंगे, पहले कितने रुपए में दुकान वाले ने बेची, मतलब जहाँ से भी इसने खरीदी उसने कितने रुपए में खरीदी, फिर 28 रुपए जोड़कर जितना उसका कॉस्ट प्राइस जितना आ जाएगा, फिर 545 में घटाकर लाभ निकाल कर परसेंटेज बताना है। इसमें 79 क्वेश्चन नंबर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कितना आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति ने 1285 निवल छूट मिलने पर साड़ी 1710 रुपए में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने परसेंट की छूट दी, ये बताना है। एक व्यक्ति ने 1285, अच्छा छूट कितने रुपए बताई गई है, छूट कितने रुपए बताई गई है, परसेंटेज में बतानी है छूट। इजी क्वेश्चन है, छूट का मूल्य दिया गया है 1285 रुपए, और इतने रुपए में उसने खरीदी, तो कितने परसेंट है ये बतानी है। देखो 1285 रुपए की तो छूट मिली और इतने रुपए में खरीदी, तो मतलब कितने रुपए उसका मूल्य होगा, मूल्य कितना होगा, 1285 इसमें जोड़ दूं तो इतना मूल्य लिखा हुआ गया होगा ना, उसका मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, जितने रुपए में खरीदी उसने और जितने रुपए की छूट, वही तो मार्क होगा, छूट के पहले वही तो मार्क होता है। तो 5, ये हुआ 9, और 7 दो 9, और ये हो गया 8, तो 8,995 रुपए लिखा हुआ था, छूट 1285 रुपए की दी, तो कितने रुपए छूट 1285 है, परसेंटेज में बतानी है। छूट तो कैसे निकालते हैं हम, किसी भी चीज का परसेंटेज, छूट का परसेंटेज बताना है तो छूट डिस्काउंट 1285, और डिस्काउंट हमारा किस पे काउंट होता है, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अभी कर रहे थे, वो हमारा किस पे होता था, कॉस्ट प्राइस पर काउंट होता था। ऐसे ही हमेशा डिस्काउंट हमारा मार्केट प्राइस पर काउंट होता है, इसीलिए मैंने मार्केट प्राइस निकाला। तो अपोन में क्या लिखेंगे, बटे में 8995, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दूंगा, बस इसे कैलकुलेट कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही होगा। इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब इसे भाग करने के लिए देखो डायरेक्ट ही इसे भाग दे देंगे तो ही ठीक है, इसे डायरेक्ट ही भाग देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है, यदि इसे 10% की छूट पर बेच दिया जाए तो निम्न में से क्या होगा। चलो इजी क्वेश्चन है, करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का मतलब गुना 2/5 है, ऐसे है ना। अब मार्केट प्राइस यहाँ पर लिखूंगा तो सीपी बटे एमपी इजिकल टू कितना हो गया, 2/5, मतलब कि सीपी कितना है, 2 रुपए है, तो मार्केट प्राइस कितना है, 5 रुपए है। अब क्या कह रहा है, 10% की छूट दे पर बेच दे, 10% की छूट बेच दे, तो छूट हमेरा डिस्काउंट किस पे काउंट होता है, मार्केट प्राइस पर, 5 रुपए है उसकी मूल्य,
ये रुपए हमने वैसे ही लिख लिया, ये तो रेशियो में था ना, 5 कितना भी करके कर सकते हैं। 10% की छूट दे देगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, 90/100, 0 से 0 कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, और 2, 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5 रुपये, है ना। तो 4.5 रुपये में बेच दिया उसने, 4.5 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए, कितने रुपए क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए था, लिखा उसने 5 रुपए था, पर उसने छूट दी 10% की, तो कितने रुपए में बेचा, बेचा 4.5 रुपए में। तो क्या होगा देखो, पहली बात तो लाभ ही होगा ना, क्योंकि 2 रुपए में खरीदा था, 4.5 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 2.5 रुपए का लाभ हुआ, 2.5 रुपए का लाभ हो गया। और लाभ किस पे काउंट होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस पर। हमें तो अब लाभ निकालना है ना, तो लाभ हमारा किस पे काउंट होगा, सीपी पर। सीपी कितना है, 2, और गुणा 100 से गुणा कर दूंगा, तो 2 ही करना 2, और ये 50 आया, 50 की गुणा करूंगा, 25 पंजे 125, और ये पॉइंट तो 0 से हट जाएगा, तो 125% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। इजी होता है, पर थोड़ा डिस्टर्ब तो कर ही देता है क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी हमने नहीं सोचा, एकदम कुछ भी कर देंगे तो। चलो नेक्स्ट करते हैं। 15,000 रुपए के एक बिल पर 50% का एकल छूट तथा 30% और 29% की क्रमागत बट्टे मतलब डिस्काउंट में कितने रुपए का अंतर होगा। देखो, अभी हमने ऊपर हम देख रहे थे ना कि हम मैं बोल रहा था कि एक छूट दी गई होगी, तो एक छूट तो 50% के बराबर दी गई है, और दो छूट दी गई है 30 और 29 की, तो इसमें से कोई अंतर कितने रुपए का आया, ये पता कर रहा है हमसे ये। तो ये तो 50% है, इसका तो मतलब हमें पता है 30 और 29 कितनी बैठेगी, ये निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, 30 प्लस 29, और माइनस यहाँ पर लगता है 30 गुणा 29 गुणा बटे बटे में 100, यहाँ से 0 गया। अब इसकी गुणा यहाँ पे करूंगा, 9 या 27 का 7, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, और 2 8, तो 87 आया, और बटे में 10 था, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 8.7, और ये कितना हो गया, 30 और 29 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 59। 59 में से 8.7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 0.3, और 50, 50.3। ये तो 50.3 की छूट बैठी है हमारी डिस्काउंट, और ये 50 रुपए का था। तो अंतर बताना है कितने रुपए का अंतर हो गया, तो 0.3% का अंतर हो गया। 0.3 कितना होगा, बस यहाँ से निकाल देंगे, 15 या 45 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर कितना है, ये 50% था, ये 50.3, तो 0.3% का अंतर आ गया। तो ये 100% किसी भी बिल का मूल्य जो होगा, जो भी कोई भी कुछ भी हमारी वैल्यू हो, वो कितनी होती है, 100% होती है ना। तो 15,000 इजिकल टू कितना है, 100% के बराबर है ना। और निकालनी किसकी वैल्यू है मुझे, 0.3% की। तो कैसे करूंगा, बटे में 100 और गुणा 0.3, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये पॉइंट है तो इससे ये जीरो कट जाएगा, और 15 या 45, जो भी है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु का उत्पादन मूल्य जो है 900 रुपये, उत्पादन मूल्य को किससे बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को, है ना। तो सीपी 900 रुपये दिया गया है। एक व्यापारी 10% की छूट देने के बाद डिस्काउंट कितना है, 10% का, और बाद 25% का लाभ चाहता है, उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% का। तो अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने एक पढ़ा था कि उसमें दो विक्रय मूल्य दिए गए होते थे, और दो ही परसेंटेज होती थी, है ना। ऐसा था ना वो, तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, SP1/SP2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस परसेंटेज पहली, और 100 प्लस माइनस परसेंटेज दूसरी, ऐसे लगाते थे। अब इसमें बात करें, देखो एक कॉस्ट प्राइस और एक क्या मार्केट प्राइस, तो सीपी इसका फॉर्मूला होता है CP/MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, और अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, है ना। अब इसे कैसे याद रखेंगे, ये तो याद रखना बहुत इजी था कि पहला, अगर विक्रय मूल्य की बात चल रही है तो पहली परसेंटेज इसके सामने, और दूसरी विक्रय मूल्य की बात चल रही है तो दूसरी परसेंटेज इसके सामने काउंट करते थे हम। अब देखो, इसे याद रखना ऐसे इजी है कि ये जो है मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, डिस्काउंट किस पर लगता है, अंकित मूल्य पर लगता है। तो ये आमने सामने नहीं हो सकते, क्योंकि जितना भी इसमें ये संबंध याद रखना कि मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य और डिस्काउंट आमने सामने नहीं हो सकते, ये इसके अलग होगा ना। और ऐसे ही क्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस लगता है, तो ये इसके आमने सामने नहीं होगा, ये नीचे होगा, बस। चलो, याद रहेगा शायद, है ना। सीपी की वैल्यू लिखता हूँ, क्रय मूल्य कितना दिया गया था, 900, कहाँ पर, यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, चलो 900 था, और बटे अंकित मूल्य तो बताना है, इसकी जगह कुछ भी लिख दूंगा, एक्स लिख दिया। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया था, 10, तो 100 में से 10 गया 90, और बटे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 25 है, तो प्लस हो जाएगा 125। 90 से 900 कितनी बार कटा, 10 बार कटा, एक्स की गुणा इधर तो एक बचा, तो एक एक्स इक्वल टू 125 की 10 से गुणा होगी तो 1250। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद ने अंकित मूल्य के
15% बट्टा मतलब डिस्काउंट पर एक सूटकेस खरीदा। उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेच दिया, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20% का लाभ हुआ। अच्छा, उसने किस मूल्य पर सूटकेस खरीदा? खरीदा मतलब क्रय मूल्य बताना है। ऊपर क्वेश्चन क्या था, उसमें तो अंकित मूल्य बताना था। अच्छा, इसमें क्रय मूल्य बताना है। और कौन सा मूल्य दिया गया है? बेचा हुआ मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, एसपी दिया गया है। और 2% एज एड इज है। देखो, अभी जो बात कर रहे थे हमने, ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या देखा था? सीपी बटे एमपी था। और इसमें एमपी आया नहीं, मार्केट प्राइस की तो जिक्र है नहीं। पर इसमें सेम है, डिस्काउंट है इस बार, परसेंटेज ना। डिस्काउंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2% वाला एक क्वेश्चन हम ऐसे करते थे ना, उसमें तो सिर्फ दोनों परसेंटेज होती थी। अब देखो डिस्काउंट वाले में, जैसे ये सीपी बटे एमपी था ना, सेम टू सेम ऐसे ही है। सीपी बटे क्या हो जाएगा, इस बार एमपी नहीं है तो इस बार एसपी होगा। और इजिकल टू सेम एज इट इज है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो सेम टू सेम है, सीपी बटे एमपी था पहले, अब सीपी बटे एसपी होगा। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं? वो सेम ऐसी कि जो हमारा प्रॉफिट या लॉस सीपी पर काउंट होता है, तो ये आमने सामने नहीं होंगे, है ना। ये प्रॉफिट या लॉस इससे सामने नहीं हो सकता, सीपी के सामने ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो नीचे होगा ये काउंट, बाकी जो बचा हुआ है वहां पर डिस्काउंट होगा। चलो करते हैं, इजी क्वेश्चन है ना। सीपी की वैल्यू तो हमें बतानी है। सीपी हो गया, यहाँ पर लिख दूंगा, कुछ भी लिख देंगे, एक्स लिख देंगे बटे एसपी। एसपी कितना दिया गया था? 2880 इजिकल टू कितने का बट्टा है? डिस्काउंट हमारा 15% का, तो 100 में से 15 गया तो 85 आ गया। और बटे में प्रॉफिट दिया गया है 20 का, तो 120 हो गया। जीरो से जीरो काटूंगा, 12 दूनी 24 और बचा कितना? 4, 12 चौक 48। 24 की और 85 की गुणा कर देंगे, 24 की और 85 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी गुणा करने पर आ रहा है 204, है ना। तो 220 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, वैल्यू मिली हो, तो एक थम्स अप देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो और उसको जरूरत हो इस वीडियो की, तो उसके साथ शेयर करना। बाकी हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी जय हिंद, जय भारत।